Sir, Thank you. very good evening to one and all. Sir, I really respect the dignitaries in the panel and my member fraternity to be here with me. मेरे पास भी कुछ थोड़ी सी क्वेरीज वगैरह आई थी तो मैंने भी उनको सेटल करने की कोशिश की अदरवाइज तो दैट्स ए वन टू वन अफेयर दैट वे तो सर आज का मेरा सब्जेक्ट रहा गोल्डन रूल्स फॉर एन आइडियल फैमिली जो मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत समझ मेरे पास है जो मैं लोगों से शेयर करके मतलब इसमें तो सर टीपू सुल्तान वाला रोल मेन है ना मतलब कुछ आपसे ले लिया कुछ आपसे ले लिया कुछ आपसे ले लिया देखिए सीए दुनिया में स्मार्ट कैसे है अदरवाइज एक इंडिविजुअल बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत स्मार्ट है लेकिन सीए क्यों स्मार्ट हो गया क्योंकि उसे वैसे वैसे 50 इंडस्ट्रियलिस्ट को डील करना है हर इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको एक एक लेसन भी दिया तो उसके पास 50 लेसन हो गए तो 51 जो इंडस्ट्रियलिस्ट आता है वो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बाली की कैपेसिटी में देखता है बाली मीन्स बाली कौन जिसके सामने आते ही आधी ताकत उसके पास चली जाती है दूसरे के पास तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रियली वो इमेज है बट सी आई एम मेनली कंसर्न विद द फैमिली साइड ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मोर प्लेजिंग साइड इतनी टेंशन के बीच में कुछ मजा किया जाए क्योंकि आज की दुनिया थोड़ी सी मैं आपसे एक व्हाट्सएप का जिक्र कर रहा था जिसके अंदर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि भाई आज 6 घंटे लाइट चलेगी सारे गजट्स फेल थे मैंने फॉर अ चेंज अपने घर वालों से बात की ये लोग भी बुरे नहीं है तो सर ये मेरे कहीं ना कहीं चुभी हुई है ये बात और ये इस बात से ही फैमिली किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करती है ये रियली पेनफुल है तो मैं इसीलिए तब से मैं थोड़ी काफी चीजें सेट करके एंड नाउ आई एम मेनली कंसर्न एंड डिवोटेड टू दिस फैमिली एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ विच इज आई फाइंड इज अ ब्राइटर साइड ऑफ अ पर्सन तो जैसे एक और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है अब उनसे बात नहीं होती मेरी अब उनसे बात नहीं होती मेरी जिनकी हर बात से मेरी हर बात शुरू हुआ करती थी तो ये कितना बड़ा चेंज आ गया दैट जो कि तो सर इसमें अब मैं एक छोटा सा रिमाइंडर मेरा 1 मिनट का कि मैं जामवंत आप सब मेरे बजरंग बली मैं आपकी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ के लिए आपको सिर्फ रिमाइंडर देने के लिए आया हूँ एज ए ब्रदर और बाबूलाल जी तो मेरे आइडियल है वैसे भी तो सर और वही थ्री थ्रेट्स पहला थ्रेट हमें चेंज के हिसाब से अपने आप को मॉडर्नाइज करना है डे टू डे बेसिस के ऊपर सेम रूल अप्लाई बिजनेस में ही नहीं होता प्रोफेशन में ही नहीं होता सर दैट इक्वली अप्लाइज टू द फैमिली ऑल्सो जैसे चेंज क्या आ रहा है पहले एक थ्योरी हुआ करती थी आपने नोट किया हो कि खेलोगे कूदोगे बनेंगे खराब और पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब ये पुरानी थ्योरी हुआ करती थी लेकिन आज हर पेरेंट इंसिस्ट कर रहा है कि बेटे खेल क्योंकि खेलने के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने अपने आप एक रिसर्च कंडक्ट की सर वो उसमें मैंने 16 फैमिलीज को 6.5 साल तक ऑब्जर्व किया रिजल्ट क्या निकला सर मेरी अपनी एफर्ट्स में कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है सर स्पोर्ट्स नंबर 1 इज द स्पोर्ट्स रीजन बीइंग क्योंकि ये बायोलॉजिकल हेल्थ की बात करता है क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक हेल्थ ठीक नहीं है कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो गेम्स स्पोर्ट्स वो चीज है जिसमें आदमी फन के तरीके से मौज करता है खेलता है कूदता है पूरी फैमिली को खुश रखता है वो वाली चीज है नंबर 1 एंड नंबर 2 इज द म्यूजिक music is considered to be the diet of your soul sports is the diet of your biological body number 1 number 2 music is the diet of your soul जिसकी ये दोनों चीजें ठीक पाई गई सर बैलेंस में यानी जो कम से कम आधा घंटा से एक घंटा इन दोनों एस्पेक्ट पे रेस्पेक्टिवली लगाते थे 86% सक्सेसफुल रेट था उनकी लाइफ का ये मेरे पास रिसर्च के बेसिक्स डाटा मेरी कंडक्टेड उसके ऊपर यानी 86% सक्सेस रेट जिनकी ये दोनों चीजें इन प्लेस हैं तो सर टेक इट वेरी सीरियसली व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ये दोनों चीजें क्योंकि फैमिली से ही रूटेड है ये दोनों चीजें प्रोफेशन में नहीं मिलती ये दोनों चीजें किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलती दैट्स व्हाई दैट प्रोफेशनल लाइफ एंड इंडस्ट्रियल लाइफ इज वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग तो सर वो 3 थ्रेट भी पूरे 3 थ्रेट में पहला यही था कि चेंज के हिसाब से चेंज करना जैसे पुरानी थ्योरी बदल गई खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब वो बदल गई जिस तरह इरेजर के बारे में देखिए छोटी सी मैनेजमेंट थ्योरी में पढ़ाया जाता है इरेजर और इरेजर के बारे में पहले क्या था कि भाई दिस इज मेड फॉर दोज पीपल हु कमिट मिस्टेक मतलब once you are asking for the eraser that means you are somebody negative not doing very healthy thing in any setup in any organization but now the modern theory has totally changed and now the view is the polar opposite
इरेजर इज मेंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू चेंज, हु आर विलिंग टू चेंज। देखिए कितना बड़ा सी चेंज आया इस चीज को। तो एटीट्यूड मैटर्स हमेशा से। किसी एक ऐसे ट्राइबल एरिया में एक शू बनाने वाली कंपनी ने अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजे अलग अलग, दोनों रिप्रेजेंटेटिव ने आके कितना पोलर व्यू दिया सारा, आप ज्यादातर जानते हैं इस बात को। एक आया, उसने कहा देयर इज नो नीड फॉर शूज इन दैट ट्राइबल एरिया, रीजन बीइंग नोबडी वियर्स द शूज। एंड द सेकंड सेल्समैन विद एन एटीट्यूड केम बैक with the opinion there is a huge demand because of the same reason, because nobody wears the shoes. तो सर दिस इज द एटीट्यूड डिफरेंट, वो हर चेंज के ऊपर एप्लीकेबल है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट। वही हमारे इस फैमिली के ऊपर एप्लीकेबल है। जितना फोकस हम लोग अपनी प्रैक्टिस और इंडस्ट्री पे लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा फोकस इस पे लगाना है, क्योंकि प्रोफेशनल सक्सेस इफ नॉट कन्वर्टेड टू द हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली that goes into the brain. This is my own version. So friends, मैं कुछ गोल्डन रूल की बात कर रहा हूँ इसके अंदर आपसे। और गोल्डन रूल मेरा मानना ऐसा है, जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से थोड़ा लोगों के साथ शेयर कर करके, हम अपनी एक एनजीओ जो हमारा एक सोशल बिजनेस है, उसमें जब हम ट्रिप्स लेके जाते हैं तो बड़े हेल्दी डिस्कशन होते हैं उसमें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल एक जनरेशन गैप की वजह से पेरेंट वाली साइड का यंगर जनरेशन जो बेटा या बेटी है, उनके साथ कुछ इश्यूज पे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। दिस इज वेरी ओमनी प्रेजेंट, हर इकोनॉमी में, हर कंट्री में इस तरह के गैप और डिफरेंसेस हैं। तो हम इसके लिए एक एक्टिविटी क्या करते हैं, छोटा सा एक सैंपल है, हमारे पास 16 एक्टिविटी है, उनमें से एक एक्टिविटी ये है कि जितने ग्रुप में, मान लीजिए 30 लोगों का ग्रुप हमारे साथ गया, तो उसमें से मान लीजिए हमारे साथ पास 15 पेरेंट है, मदर फादर, और 15 मान लीजिए बच्चे हैं, बेटा बेटी टाइप। वो दोनों को हम आमने सामने बिठा देते हैं। उसके बाद जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओपन इन द स्काई, एक सिर्फ जैसे बाबूलाल जी हमारे यहाँ सीनियर हैं, उनको वहां पर हमने, उनको या उन जैसे 2 सज्जनों को हमने वहां पर जज बना दी। अब क्या हुआ, सब पेरेंट ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे पार्टी लेट करके घर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ये ज्यादातर पेरेंट्स को एक कंसर्न है, अब एक इशू है, भाई क्या है ये, आप दिन में शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक, मैं भी उन्हीं पेरेंट्स में से एक हूँ। वाइस वर्सा, बच्चे लोग कहते हैं, उनका अपना लॉजिक है कि जी हम लोग 8, 9, 10 बजे तक काम करते हैं, फिर हम लोग पार्टी में जाएंगे तो हम 10 बजे तक, 10:30 बजे तक कैसे आएंगे। ये दोनों के अपने अपने स्टैंड है, अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है। लेकिन अब हम इम्पैक्ट क्या डालना चाह रहे हैं, एक पेरेंट ने ये इशू उठाया, तो क्योंकि वो पेरेंट ऑब्वियसली इन इश्यूज पे घर पे 10-20 बार बात कर चुका अपने बच्चे से जो सामने की टीम में है, तो वो बच्चा जवाब नहीं देगा। बस समझ रहे हैं आप इस एक्टिविटी को। पेरेंट ने, एक्स पेरेंट ने जवाब सवाल उठाया, एक्स पेरेंट का जो बेटा है या बेटी है वो इसका जवाब नहीं दे रहा। वो जो बाकी, और इन 15 में से इन 2 को छोड़ दीजिए तो बाकी 13 बच्चे हैं अंदाजा, वो बच्चे 1 to 1 जो जवाब देना चाहे इसका जवाब देता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं देना चाहते, एनलाइटेंड होते हैं, कुछ सारे वो देते हैं। तो वो डिस्कशन एक चालू होता है। अब उन बच्चों के रिस्पॉन्सेज भी दूसरे पेरेंट देते हैं, ये पेरेंट नहीं देते जिन्होंने सवाल उठाया। रीजन बीइंग, एक डेमोक्रेटिक वे में ये पता लग जाए इस तरह की प्रॉब्लम का एक बच्चों का जनरल व्यू पॉइंट क्या है, एंड वाइस वर्सा, बच्चों को ये पता लग जाए जनरल पेरेंट्स जो है, एक ही पेरेंट नहीं है ना यहाँ पर, बहुत सारे पेरेंट है, इनके व्यू पॉइंट क्या है। उससे फिर जिसको फायदेमंद जो मैटर लगता है वो अपना मैसेज ले जाए, वो डिस्कस करना चाहे, बाबूलाल जी जैसे सीनियर वहां है तो उनसे डिस्कस करे, नहीं करना चाहे आपस में बच्चे डिस्कस करें। इतनी ओपन हम लोगों ने एक फ्री एटमॉस्फेयर उसमें देने की कोशिश होती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब तक कुछ गोल्डन रूल, जैसे एक कंपनी को रूल करने के लिए रूल चाहिए, जैसे एक मेमोरेंडम चाहिए कॉर्पोरेट को रन करने के लिए, लगभग इसी तरह से गोल्डन रूल का एक सेट चाहिए एक अच्छी फैमिली को रन करने के लिए, जिसमें कुछ फाउंडेशंस बनाई जा सके, जिसके अंदर बड़ों के लिए छोटा सा एक गाइडलाइंस उनकी अंडरस्टैंडिंग की फॉर्म में हो कि भाई कैसे कैसे बच्चों को डील करना है। वाइस वर्सा, बहू आई उसके लिए किस तरह के ट्रीटमेंट है, अपनी बेटी जा रही है तो उसको किस तरह की ब्रीफिंग्स है। इसके बिना एक हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन बन नहीं सकती। और वो बच्चा हमारा जो चाहे दूसरी फैमिली में जाता है, चाहे दूसरी सोसाइटी में जाता है, दूसरी इकोनॉमी में जाता है, वो एक हेल्दी इम्पैक्ट लेके वहां नहीं जा सकता, और अपनी एक जगह जो उसकी सोशल इंपॉर्टेंस है जिन चीजों की बहुत, वो नहीं बना पाएगा जब तक। तो वो कुछ गोल्डन रूल में आपसे सर शेयर करना चाहता हूँ। और सबसे पहली कड़ी है उस फैमिली में बच्चे, मेरे हिसाब से।
अब बच्चों के लिए क्या चीज, 3-4 रूल मैं उनके हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। जैसे नंबर 1, बिग नो टू जिद। ये मैं इसको टाइटल देता हूं, जिद माने ऑब्स्टिनेंस। किसी भी तरह की जिद यदि है ना किसी बच्चे में, इसके ट्रीटमेंट का मेरी समझ से 100% फुल प्रूफ इलाज है। आप यदि अपना चेक करें तो आपको लगेगा कि बच्चे हमारे किसी किसी इशू पे जिद्दी हो जाते हैं। अब वो जिद्दी का यदि वो, लेकिन एक एज वाइज फैक्टर भी है। देखिए, पेरेंटिंग तो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो पेरेंट को ही समझना है, क्योंकि चेंज ही उन्होंने लाना है पूरी फैमिली में, जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन में। मतलब जहां पे बच्चे 30-40-50 साल की एज के हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स जहां पर हैं बच्चों के, तो उनसे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 30-40 साल 50 साल वाले जो एज ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं उनकी है सबसे ज्यादा, बोथ वे, सीनियर्स के लिए भी जूनियर्स के लिए भी। तो सर पेरेंटिंग भी फ्लेक्सिबल होना बड़ा जरूरी है। देखिए, बच्चा जब 1 से 2-3 साल का है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। आप मानेंगे इस बात को, जब बच्चा 2-3-4 साल का है तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। इसके सेटिंग में क्या कुछ हो रहा है जी? हेलो धर्म सिंह जी, ये सेटिंग के पीछे से चेंज हो रही है, स्क्रीन थोड़ा सा चेंज हुई है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। एनीवे, आई एम ऑडिबल सर? मेरी आवाज आ रही है जी सबको? हाथ उठा दें प्लीज। आ रही है सर, बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है, थैंक यू। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पेरेंटिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अप्रेजल तो है ही है पेरेंट का अपने आप में। अब लेकिन बच्चों की जरूरत, बच्चों की एज, बच्चों के सर्कमस्टांसेस, बच्चों का सर्कल, उसके हिसाब से पेरेंट को टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी में भी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। यानी जिस तरीके से 1 से 2-3 साल का बच्चा डील होगा, उस तरह से 5 से 12 साल का बच्चा डील नहीं होगा। अरे 1 मिनट के लिए, ये किसी पैनलिस्ट से ना ये उन्होंने शेयर कर दिया है, कुछ स्क्रीन शेयर हो गई है, प्लीज उसको हटा दीजिए। हाँ, हट गई है, थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हर जो, यदि नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, यंगर जनरेशन की, तो उनकी हर एज ग्रुप की डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है, डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो उस तरह से पेरेंट को अपना फ्लेक्सिबल एटीट्यूड अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाना पड़ेगा। मतलब आप समझिए, जैसे बच्चा 12 साल से ऊपर होता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की हो जाती है, कई बार ज्यादातर बल्कि केसेस में उसको लगता है ये पेरेंट्स को तो मेरे कुछ पता ही नहीं, इनसे ज्यादा तो मुझे पता है। तो पेरेंट्स की विजडम और एक्सपीरियंस को वो डिस्काउंट किए रखता है, और इन छोटी छोटी नॉलेज, लैपटॉप की, मोबाइल की, इन सब चीजों की नॉलेज की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स पूछते हैं उससे, उसको लगता है मेरे पेरेंट्स को तो कुछ मालूम ही नहीं। यानी सिमिलरली फिर वो एज ग्रुप, जब बच्चा नया नया शादी हो गई, उसकी स्पाउस आ गया, उस एज ग्रुप पे पेरेंट्स का ट्रीटमेंट लेवल डिफरेंट चाहिए। फिर जब वो और बड़े हो गए, तब कहने का मतलब है पेरेंट को समझना चाहिए, चेंज के साथ, टाइम के चेंज के साथ, मौके के चेंज के साथ, दे ऑल्सो हैव टू चेंज देयर स्ट्रेटजी, दे हैव ऑल्सो टू चेंज देयर थिंकिंग पैटर्न एंड माइंडसेट। माइंडसेट के बारे में पूरा एक सेमिनार है 2 घंटे का, और डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, और जब जरूरत पे जैसा माइंडसेट चाहिए, उस लेवल का माइंडसेट जो आदमी ऑन डिमांड, ऑन कॉल ला सकता है, उस तरह का माइंडसेट, ही इज द वंडरफुल person in the human behavior kind of interaction. He is the wonderful person in conflict management kind of scientific topics. तो सर, big no to जिद, ये मेरा इसका टाइटल है बच्चों के बारे में। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। मेरी थ्योरी कहती है सर, यदि एक बच्चे ने जो 5-7, मतलब वही एज है जिसमें हम लोग कुछ सीड बोते हैं उस बच्चे की लाइफ में, यदि वो बोने उस टाइम पे नहीं बोए गए तो फिर उतने फल नहीं आते सर, जितने हम फल की उम्मीद करते हैं। ये तो नेचर का लॉ है, हर सीजन के हिसाब से क्रॉप होती। तो इस एज में यदि 5-7 साल की एज के अंदर बच्चे ने एक जिद की आपसे, फॉर एग्जाम्पल उसने सेब मांगा आज जिद करके, मैं जिद की बात कर रहा हूँ, सेब में कोई बुराई नहीं है, प्लीज मेरी बात समझिएगा। कई जगह डिस्कशन होता है जी सेब में क्या बुराई है, बच्चे ने सेब में जिद किया, तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है सेब। मेरा मतलब कोई भी चीज जो बच्चे ने फॉर दैट मैटर जिद की, मान लो उसने पिज्जा की जिद की फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ जिद पे कह रहा हूँ, फिर पिज्जा हमेशा खिलाना चाहिए, कोई इशू नहीं है। बच्चे ने जिद की आज सेब की, आज बच्चे को सेब ही नहीं देना, किसी सूरत में नहीं देना, चाहे वो बच्चा कितना भी रोता रहे, कितना भी उसकी मम्मी सपोर्ट करती रहे, कितने दादा सपोर्ट करता रहे। इसमें आपकी भी पेशेंस और आपकी भी स्ट्रेंथ चाहिए, आसान नहीं होता हर आदमी को कंट्राडिक्ट करना। तो सर उस दिन सेब नहीं दिया, अब दूसरे दिन आज बच्चा रोता रहा फॉर एग्जाम्पल, दूसरे दिन उसको, अब रोना शोना बंद होके वो एडजस्ट कर लिया उसने सिचुएशन को, भी नहीं मिलेगा सेब। अब दूसरे दिन हमारा एज ए पेरेंट काम सबसे पहले ये है, जब बच्चे ने जिद नहीं की
उस दिन उसको सेब ही देना है। चीज मेरी समझिए दोबारा, पहले दिन जिद की सेब की, हमने बिल्कुल नहीं देना, आप अंगूर दे दो, आप आम दे दो, आप अमरूद दे दो, लेकिन सेब नहीं देना। दूसरे दिन जब उसने जिद ही नहीं की तो सबसे पहले उसको सेब ला के देना। इसके कितने फायदे हैं सर, मैं बताता हूँ। इसके, ये स्पेशली यंगर जनरेशन की बात समझिए। मैं तो थोड़ा इसमें पैशनेट हूँ। जिस मेरे यहाँ फैमिली में दूर दूर तक जानकारों में मेरे दोस्त के बच्चों की जब शादी होती है तो मैं ये पहला प्रिंसिपल उन्हें जरूर बताता हूँ किसी भी कॉस्ट पे, जब बच्चे होने की स्टेज आती है। तो सर इसके कितने बेनिफिट हुए? पहले तो आपने बच्चे को ये समझा दिया, तू जिद जैसी कोई चीज करेगा तो तेरी कोई नहीं सुनेगा। एक बार रो ले चाहे कुछ कर ले तो उसकी वो टेंडेंसी खत्म हो जाएगी जिद करने वाली। लेकिन दूसरे दिन जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उस दिन उसको ये पता लग गया, अरे मैं तो बेवकूफ था जो मैं जिद कर रहा था। उसको पेरेंट्स पे ऑटोमेटिकली इतना ट्रस्ट आ जाएगा कि यार मुझे तो सिर्फ बात उनके सामने रखनी है। और ये सच बात है, देखिए आप सब काफी लोग पेरेंट की पोजीशन में है, ये सच बात है। यदि बच्चे ने कोई डिमांड रेज करी तो मेरे ख्याल से एक पेरेंट को नींद नहीं आती जब तक उसकी डिमांड पूरी ना हो जाए, जेन्युइन डिमांड। तो सेम ये बात उसको कन्वे हो जाए, उसके मन में रिसीव हो जाए, उसको एक्सेप्ट कर ले कि जिद करने का कोई फायदा नहीं, मैं तो चीज बताऊं और माँ बाप अपने टाइम पे ही मेरे को दे देंगे, दैट्स ऑल। ये इतना बड़ा फायदा है पूरी जिंदगी, बिलीव मी। ये मैं इस मामले में रिसर्च और वो करता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, सर्वे करता हूँ, तो इस चीज के इतने लाइफ लॉन्ग फायदे हैं कि बच्चे को पूरी जिंदगी फालतू की जिद करने की आदतें खत्म हो जाएंगी। नंबर 2, अब इसी से रिलेटेड मैं दूसरी बात करता हूँ सर, कि फॉर एग्जाम्पल धीरे धीरे बच्चों में कैसे कनकेट होगी चीजें, कैसे नर्चर होंगी हेल्दी चीजें। So for example, we adopted. These are all things which we have adopted in our family and in the nearby family also, in our contacts and relations. Say for example, if you have gone to a gathering, say birthday party, and then you are coming back to home, then we should start discussing a fact कि whether we have contributed something to that gathering or not. It can be a kirtan kind of thing, it can be a marriage, it can be a family gathering, it can be a school party, alumni party, anything. That means we are discussing, just then matter has to be started from myself. Well, for any kind of change, the sole entity is myself. If I cannot change myself, I cannot change anybody else. So that is a myth कि सब बदल जाए। हर आदमी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि वो भी बदल जाए, वो भी बदल जाए, वो भी बदल जाए, मैं ना बदलूं, बस सारे बदल जाए। तो पहली कोशिश है, तो यानी मैं पहले अपना कंट्रीब्यूशन बताता हूँ कि यार ऐसे हुआ पार्टी में, वो बाबूजी एक थे, वो उठ नहीं पा रहे थे, तो मैंने उनको एक चेयर ला के दे दी फॉर एग्जाम्पल, बड़ी छोटी सी बात। फिर किसी को मैं अपना पानी लेने गया, ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सर उन चीजों में। आप कभी ट्राई कीजिएगा, आप 6 दोस्त बैठे हैं, आपको प्यास लगी, आप उठ के पानी पीने गए जो 10 फुट दूर किसी टेबल पे रखा है, आप वहां से पानी की बोतल आपने ली, आप चाहते तो अपनी पानी की बोतल पी के आ सकते थे। अब मेरी रिक्वेस्ट पे आप कभी ट्राई करना, जब आप वापस आओ जहाँ 6-7 दोस्त बैठे हैं, आप 3 बोतल साथ में ले आओ वापस। कोई बड़ा काम नहीं है, आपने जाना ही था, आपने आना ही था, तो कोई खास बात नहीं है, 3 बोतल आप उठा लाए, लेकिन वो आपने टेबल पे रख दी या उनसे पूछ ली। अब आपने बड़ा काम क्या किया इसमें? ये कोई बड़ा काम नहीं था। जब उन बाकी 6 में से, जब उनमें से भी कोई उठ के पानी पीने जाएगा, तो आपको क्या लगता है वो खाली हाथ आ जाएगा? हो सकता है एक आध बारी आ जाए, लेकिन आप एक ऐसे टेंडेंसी बना देंगे, वहां एक माहौल बना देंगे कि यार ये जाता है तो औरों के लिए भी पानी लेके आता है, और मैं जाऊं तो मैं भी 2 बोतल ले जाऊं। यार क्या कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक अच्छी परंपरा शुरू हो गई। वो परंपरा जो हमें अपनी अगली जनरेशन में देखनी है, जो हमें अपने 70, 80, 90 साल की उम्र में हमें जरूरत पड़ेगी जिस चीज की, वो टेंडेंसी कहीं ना कहीं हम यहाँ से शुरू तो करें। इसलिए इस तरह के कंट्रीब्यूशन पे फोकस कराना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई कंफ्लिक्ट हो गया, कहीं आप गए, कोई डिस्प्यूट हुआ आपके साथ, होता ही है हम लोगों के साथ, प्रोफेशनल डिस्प्यूट भी होते हैं, नॉन प्रोफेशनल भी होते हैं। तो यदि घर आकर आपने 5 मिनट 10 मिनट इस बात पे लगा लिए, मे भी अपने स्पाउस से डिस्कस करते हुए, मे भी अपने बच्चे से डिस्कस करते हुए, ये सोच लिया कि यार वो कंफ्लिक्ट क्या किसी तरह अवॉइड हो सकता था, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता था, सिर्फ सोचना पड़ता है बस। आपको खुद भी सोल्यूशन मिलेगा, आपका स्पाउस भी आपको सोल्यूशन देगा, आपके बच्चे भी आपको सोल्यूशन देंगे। जब पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उस जगह पर मैं यदि ऐसा कुछ डिफरेंटली कर देता तो ये कंफ्लिक्ट उस लेवल पे ना जाता। बात बड़ी छोटी, मैं आपसे सिर्फ वो, ये इसमें सर 50 फैक्टर हो सकते हैं घर को गवर्न करने के रूल्स के लिए, अच्छी अच्छी बातें,
लेकिन मैंने इसमें वो चीजें ली हैं जो बड़ी छोटी हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सर पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट की, सिर्फ वो जो कॉन्फ्लिक्ट की बात मैंने आपको की, जो मैंने गैदरिंग की बात आपको की, उसके बाद आने की, उससे क्या है कि बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देता है, जिसकी बड़ी वैल्यू है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जाता है, यदि वो डिफरेंटली सोचता है, सर आपने गूगल का जो आज की डेट में सीईओ है पिचई, मिस्टर पिचई, वो सर उसने आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की टेंडेंसी है उनकी फैमिली में। उसमें भी वो जब बड़े बड़े लोअर स्केल पे था, उसने तब ऐसे ऐसे काम ऑर्गेनाइजेशन को करके दिखाए जो उसकी ड्यूटी का पार्ट भी नहीं थे। तो आज देखिए वो इस लेवल का चेयरमैन है, मेरे ख्याल हजारों करोड़ में तो उसका टोटल पैकेज बता रहे थे जी, मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ सुन के कितना जबरदस्त पैकेज किसी का हो जाए। तो ये डिफरेंटली सोचने का हर माहौल में, हर सर्कमस्टेंसेस में ये एक टेंडेंसी आदमी की आती है। जैसे कन्फ्लिक्ट की मैंने बात की, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ सर। एक दोस्त की सिस्टर की मैरिज थी, हमारी बहन की मैरिज समझ लीजिए। हम 8 दोस्त उसमें सर, वो जमाने की बात है, आज से सर 30 साल पहले की, टेबल के उस साइड खड़े होने का रिवाज था। आज तो सब वेटर सब होते हैं, हम लोग खड़े। उसने पहली बार कोई ऐसा सिस्टम लगाया था कि जी जैसे फॉर एग्जांपल नान और पनीर का एक स्टॉल, छोले भटूरे टाइप का अलग स्टॉल, पूड़ी बेडमी का अलग स्टॉल, इस टाइप का वो पहली बार ही हम लोगों ने देखा था, बड़े चाव से। अब उसमें जैसे ही बारात आई सर, भीड़ भाड़ होती है, किसी आदमी ने जैसे अपनी प्लेट ली, वो प्लेट सर उसकी किसी का दूसरे का हाथ लगा। अभी सब बारात के ही लोग हैं, देखिए बाराती तो सब पहले टेंडेंसी होती थी, पहले शुरू करते ही नहीं थे। तो वो प्लेट सर उसके सूट पे गिर गई, उसका सूट खराब है। उसने साहब दुनिया भर का शोर मचाना शुरू। मैं कन्फ्लिक्ट पे बात कर रहा हूँ सर, और सोल्यूशन पे मैं बात करूंगा कि टाइमली एक्शन लेना कितना जरूरी है। वो वही कर सकता है जिसके अंदर इस तरह की वैल्यूज हो। मैं उस पर आऊंगा। सूट खराब हो गया, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। हम सब ने उसको समझाने की कोशिश करी। धीरे धीरे ये पता लगा कि भाई साहब वो तो दूल्हे का जीजा है। अब ये तो केस सीरियस हो गया सर। अब हम 8 के 8 दोस्त वो सब चीजें छोड़ के उसको हाथ जोड़ रहे हैं। भाई साहब कोई साफ कर रहा है, कोई उसको समझा रहा है। सबने कहा जिसके पास और एक्स्ट्रा सूट थे, हमने कहा जी 2 सूट हमारे पास भी है, आप आओ, हमारे पीछे ही घर है, आप आ जाओ, हम चेंज करा देते हैं आपको ऐसे, क्योंकि जीजा था सर। उसने साहब नहीं सुना। लिटरली 35-40 मिनट उसने वहां मैस पैदा कर दिया। एक फंक्शन होता है 3 घंटे का, 4 घंटे का, सारी रौनक उसने आदमी ने खराब कर दी। अब हमारी गलती नहीं, उसी की बारात में से किसी का हाथ लगा था, तो किसी की कोई गलती नहीं। अब ये बात धीरे धीरे हम उसको समझा रहे हैं। इतने में एक आदमी आया और बोला, उसको 2 मोटी मोटी गालियां देके कहता है, राम जादे 40 मिनट से तूने यहाँ रौनक खराब कर रखी है, तेरे को शर्म नहीं आती बिल्कुल। अब हम सारे 8 के 8 सर उसकी तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भाई साहब आप जानते नहीं हो ये दूल्हे का जीजे हैं, आप प्लीज ऐसा ना बोलो यार, हमें पता नहीं वो कौन है। कहता नहीं नहीं मुझे पता है साला दूल्हे का जीजा है, मैं बता भी इसलिए रहा हूँ, गालियां भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस रामजादे का जीजा हूं। आप सोचो था उन्हीं की साइड का वो आदमी, लेकिन उसके एक सेंटेंस बोलते ही 2 मोटी मोटी गालियां जो उसने 40 मिनट सुनने के बाद उसको दी, 1 मिनट में वो आदमी चुप हो गया। और ये जीजे के जीजा जो था सर, वो स्टार हो गया हमारे लिए। पूरी रात हमने दुनिया को 1-1 कॉफी पिलाई होगी, उसको हमने 2-2 कॉफियां, हर चीज पे। कहने का मतलब है इस तरह का जो कंफ्लिक्ट कहीं भी पॉसिबल है, पूरी लाइफ इज फुल ऑफ कंफ्लिक्ट, वो तभी क्लियर होगी जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आदमी क्लियर होगी। नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर मेरा साला है ना सर, मैं तो उसका फेवर ही कर रहा हूँ। हो सकता था वो जीजा उसके साथ खड़ा होके हमें और गालियां देता। लेकिन ये फैमिली वैल्यूज तब बनेंगी जब फैमिली में ऐसी कोई बातें होंगी, ऐसा कुछ डिस्कशन होगा। सर अब पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट इसी की बात है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो मैं गोल्डन रूल नंबर 4 बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यानी एक टाइमली शाबाशी। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे को किसी दिन सर्टिफिकेट मिलता था सर, जैसे मैंने पिछले उसमें जिक्र किया था, ट्रिपल स्टार मिल गया फॉर एग्जाम्पल किसी परफॉर्मेंस पे, कोई मेरिटोरियस सर्टिफिकेट मिल गया। तो हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा लेट हो जाते हैं घर आते हुए। मैंने उनको बोला हुआ था कि इस जगह ये पर्टिकुलर टेबल है, इसके पीछे ये गमला रखा हुआ है, इस गमले के आगे मुझे वो कॉपी खुली हुई मिलनी चाहिए जिसपे ट्रिपल स्टार मिला। चाहे मैं 11 बजे आऊं और आप सोए हुए हो। उसका मेन पर्पस क्या था सर, कि बच्चे को इंतजार रहती थी कि मेरे पापा ये देखेंगे और अगले दिन सुबह उठ के मेरे को बड़ी बड़ी शाबाशियां मिलेंगी मेरे को। और उसको लगता था कि उसने कोई कमाल का काम किया। और फिर यहीं तक नहीं, वो अगले प्रोजेक्ट के लिए और मेहनत से काम करने के लिए तैयारी करता था। ये रिजल्ट मैंने देखा, कितनी छोटी सी बात है सर,
कि कॉपी में ट्रिपल स्टार मिला और उसने पूरे चाव से, पूरे शौक से मुझे बार बार दिखाया। वो मैंने बार बार औरों को दिखाया और उस बात को लेके हमने कुछ सेलिब्रेट किया, घर में कुछ बढ़िया सी चीज बनाने की कोशिश की। अगले दिन पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है सर बच्चे के अंदर नर्चर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार के बच्चा आया, एक इंस्ट्रक्शन बच्चों के साथ शेयर की हुई थी। ऐसा होता है अक्सर कि कोई एक ही चीज है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल कोई एक गेम कोई एक ही है हमारे पास, मान लीजिए दूसरा बच्चा आगे जिद करेगा, हमारा बच्चा जीतने नहीं देगा। अब इस टेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चॉकलेट है और दूसरा बच्चा आया, तो हमने अपने बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग दे दी, यदि तुमने अपनी मर्जी से ये चॉकलेट उस बच्चे को दे दी अपने आप, तो आपको शाम को 2 चॉकलेट हम ला के देंगे। सर इस स्ट्रेटेजी ने, बड़ी छोटी सी स्ट्रेटेजी है, पूरी जिंदगी बड़ा काम किया सर। अब बच्चे शौक से देने लग गए, जो गेस्ट आ रहा है उसको बच्चे शौक से देने लग गए, उनको पता है शाम को 2 मिलनी है। पेरेंट को अपनी कमिटमेंट भी मेंटेन करनी है सर, मतलब ही इज द हीरो ऑफ द चाइल्ड। यदि हीरो ही अपनी कमिटमेंट मेंटेन नहीं करेगा तो वो तो सर विलेन बन जाएगा। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि वो अपनी कमिटमेंट को मेंटेन करे, यानी 2 चॉकलेट का प्रॉमिस है तो वो शाम को देनी ही है। और इस तरह से बच्चों की वो टेंडेंसी कि नहीं नहीं मेरी चीज छीन ली, लड़ लिए, पिट लिए, ये मेरे यहाँ सर कभी नहीं हुआ। प्लीज मैं इस बात को इस एंगल से ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था इसको। नाउ सर कुछ पॉलिसीज ऐसी जो पूरी ये छोटी, जो मेरी पसंदीदा 4 फीचर जो बच्चों के साथ डील करने में हमें स्पेशल केयर करनी चाहिए, वो वाले मेरे थे। मैं इसके बाद जो इन जनरल फैमिली में हर एक को जिसने इस जज्बे को पैदा करने के लिए कि मैं फैमिली मेंबर हूँ, मैं हर एक की रिस्पेक्ट करूँ, केयर करूँ, कैसे होता है। तो केयर फॉर लिमिट्स, मतलब वन हैज टू केयर फॉर ऑल द लिमिट्स इन द फैमिली। बड़ों को भी पता होनी चाहिए मेरी लिमिट्स क्या है, तभी ये लेगेसी बच्चों में जाएगी। बच्चों को तभी पता लगेगा कि हमारी लिमिट क्या है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं सर इस दुनिया में, बच्चों को पता ही नहीं कि पेरेंट्स के ऊपर 40 लाख का कर्जा है। ये बहुत सारे केस आप लोग भी देखोगे इसको लाइफ में। ठीक है, किसी मतलब एक घर लिया आपने 1 करोड़ रुपए का, तो 40 लाख का लोन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्लान है। लेकिन बाकी चीजें कैसे पूरी हो रही हैं, और फिर उसके ऊपर इस बात का कर, चाहे वो लिमिट सर फाइनेंशियल हो, चाहे वो लिमिट सोशल हो। अब सोशल लिमिट में बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे सोशल ऑब्लिगेशन क्या क्या है। मैं आपको लिटरली सही बता रहा हूँ, हम लोगों को आज से 20 साल पहले तक यही पता था, यदि गाड़ी में बैठ के हमने केला खाया तो थोड़ा सा शीशा नीचे करना है और केला यूं फेंकना है। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ आप लोगों के सामने, 20 साल पहले। लेकिन ये हमारे बच्चों ने हमें करेक्ट किया जी, ये थोड़ा सा हमें आ गया था कि जी सड़क पे नहीं फेंकना, हम वो बीच में डिवाइडर है या किनारे पे क्यारी है उसमें हम फेंकने लग गए, क्योंकि हम एजुकेटेड टाइप थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि डस्टबिन में या अंदर एक हम बैग बना सकते हैं छोटा सा। ये बातें हमारी बच्चों ने ऐड की, जो करंट चेंज के हिसाब से हमने एक्सेप्ट की। ये हमारी पॉजिटिविटी रही साथ के अंदर। तो ये जो केयर फॉर एवरीथिंग, चाहे वो मैंने क्या कहा फाइनेंशियल लिमिट्स हो, सोशल लिमिट्स हो, चाहे लीगल लिमिट्स हो। बच्चे को लॉ का पता है सर, रेड लाइट पार करना हमारे लिए बड़ी छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन उससे हमने क्या कर दिया, एक टेंडेंसी बच्चे में पैदा कर दी कि टू हाउ टू डिसरिगार्ड द लॉ। सर बात इतनी छोटी से इतनी बड़ी हो गई, जिसने आज दुनिया, आज देखिए ना लॉ का हालात आप देख रहे हैं कोविड के माहौल में। मतलब मैं तो हैरान हूं, पता लोग जो क्वारंटाइन सेंटर को दीवारें कूद कूद के फांक के भाग रहे हैं, जो उन्हीं के फेवर में बनाई गई है। विस्की से कभी मेरा बुराई नहीं रही सर, विस्की दुनिया की मैं सबसे अच्छी चीज भी विस्की मानता हूँ, सबसे बुरी चीज भी विस्की मानता हूँ, बिलीव मी। यदि आदमी शराब पी के मस्त होता है, दुनिया में खुशियां बांटता है, तो इससे अच्छी क्या चीज है। लेकिन यदि शराब पी के अपने बच्चों को पीटता है, या ऐसी भीड़ या ऐसा रिस्क आज हमारे देश के अंदर है कि हर आदमी को कोविड का रिस्क है, और लोग एक से एक मारामारी करके सर वहां पे इस तरह से कर रहे हैं। किसी रिलीजन के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, लेकिन सर इस तरह से बाजार की तरह से एक दूसरे के साथ भिड़ के आज की डेट में, जबकि सारी मेडिकल एडवाइजरी आपके सामने है, लॉफुल एडवाइजरी आपके सामने, तो यदि लॉ की डिसरिगार्ड करना सर, इसका रूट भी फैमिली में। बिलीव मी, मैं तो ऐसी जगह से हूँ यूपी की, जहां पे लोग कटुआ डालते थे बिजली के लिए। मतलब दरवाजा बंद है, एक तार वो मीटर बीच में रह गया, उसका एक सरपास बाईपास बना के घर में सारी बिजली चल रही है। ये हम देखते थे उस जमाने में। ये कहाँ से आई वो बातें? उसी फैमिली से पैदा हुई सर, उस बच्चा कोई सीख के नहीं आया। मतलब यूपी में पहले तो रिजल्ट का ये हाल था, नकल का ये हाल था कि सर
मेरा एक फर्स्ट कजन इटसेल्फ, मैं होऊंगा उस टाइम 14-15 साल का, वो होगा 22-23 साल का या 21-22 साल का, उसने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया सर, रिजल्ट आया, उसके परसेंटेज आ रही 51%। उसने उसी टाइम अपना बैग बनाया, पापा से पैसे लिए, उससे मैं अभी जा रहा हूँ इलाहाबाद और मैं इसको फर्स्ट डिवीजन करा के लाऊंगा। और वेरी सरप्राइज टू मी, मैं 14 दिन वहां था सर, वो फर्स्ट डिवीजन करा लाया। मैं आज से बात बता रहा हूँ आपको, करीबन 40 साल पहले। तो इस तरह की लेगेसी, वही फिर नौकरी में करप्ट होके वहां जाएगा, फिर वो नौकरी में करप्शन करेगा। वो एक इतना जबरदस्त विशियस सर्कल चला हुआ है जिसके हर्जाना हमारे बच्चे ही भुगतेंगे। मैं तो सर बार बार बोलता हूँ इस बात को, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं एक ही तरह की सर्विस में हेरा फेरी करूंगा ना सर, लेकिन मुझे जो 50 सर्विसेज पूरी दुनिया से लेनी है, क्योंकि सारे ही हेरा फेरी कर रहे हैं, तो मुझे तो 50 गुना होके वो हर सर्विस का नुकसान मिलेगा, तो कहाँ जाएगी सोसाइटी। लेकिन ठीक है सर, मतलब हर आदमी कहीं और से ही सोच रहा है कि भगवान विष्णु आएंगे और वो चेंज करेंगे, तो वो चेंज तो मेरा मतलब था, चाहे वो आपकी किसी की भी फाइनेंशियल लिमिट्स हो, लीगल लिमिट्स हो, एथिकल लिमिट्स हो, सोशल लिमिट्स हो, कुछ भी हो, उन सब की लिमिट्स का फर्स्ट स्टडी घर में होगी, फर्स्ट लेसन घर में दिया जाएगा, जिसके हिसाब से वो आगे एक अच्छा सिटीजन बन के एक सोसाइटी को हेल्दी फॉर्म दे सके। मतलब मेरे को कई बार अचंबा होता है, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में, मतलब अदरवाइज ले आप तो बात अलग है, कि ऐसी कंट्री में वहां बताते हैं ज्वेलरी के शोरूम शीशे पे रुके हुए हैं, 25-25 करोड़ तक का ऐसा केस हुआ है कि किसी का बैग में पड़े रह गए, किसी ने उठाया ही नहीं, क्योंकि लॉ इतना सख्त है कि हाथ काट दिए जाएंगे। वो सब वहां हो सकता है सर। जापान जैसी कंट्री में पैट्रियटिज्म का ये हाल है। एक बार 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट गए थे सर जापान में, वो सेम वे केला खा खा के साइड पे फेंक रहे थे, वहां पे एक जापानी उनके पीछे पीछे चला, उसने सर एक पॉलिथीन में वो छिलके डालता चला गया, उसने उनको मना नहीं किया आप छिलके ना डालो, तो एक तो मेहमान की रिगार्ड देखिए, और उस आदमी ने अपना काम छोड़ के सर उसके छिलके उठा के उसने डस्टबिन में डाले, उसकी पैट्रियटिज्म देखिए आप, अपने देश के लिए कार्यक्रम देगी। ये सब चीजें मतलब हम सब में मिसिंग है। तो अब इसका नुकसान सर अगली जनरेशन तक जाएगा ही जाएगा, पूछेगी सर अगली जनरेशन कि आप लोगों ने ये सब बातें क्यों नहीं सोची, ये सब पूछेगी सर, 100% इसका जवाबदेही हमारे तुम्हारे ऊपर है। तो सर नेक्स्ट इशू था इसमें रिलेशन इम्बैलेंस। कोई भी रिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी छोटी सी बात करूं, हमने प्रैक्टिस की सर घर में, पहले हमारी बेटी हुई 4 साल की थी तब बेटा हुआ। अब जब आप देखिए छोटे एज के बच्चे को कुछ नहीं पता होता मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ज्यादातर पेरेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, जब वो छोटा बच्चा रोया किसी बात पे या वो बड़ा बच्चा पास में बैठा है, तो उन्होंने आगे बड़े बच्चे को डांट लगा दी, तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो क्यों। या मान लो माँ केयर कर रही है छोटे बच्चे की, कुछ खाना खिला रही है, दूध पिला रही है, कुछ भी कर रही है, बड़ा बच्चे ने आगे कुछ मांगा, एक धर दिया जी उसको। अब इन सब चीजों से क्या हुआ, वो जो बच्चा कभी प्राइम फोकस में था 4 साल तक, उसको अचानक ये लगने लग जाता है कि ये कोई दुश्मन आ गया मेरे घर में, इसकी वजह से मेरा ट्रीटमेंट खराब हो गया, मैं सेकेंडरी पेडेस्टल पे आ गया। उसके बाद वो उस बच्चे को दुश्मन समझ के उसको ट्रीट करने लग जाता है। ये बहुत केसेस आए, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है इस तरह की चीजें। तो मेरा सजेशन उसमें ये रहा रहता है यंगर जनरेशन को, आप उस छोटे को इग्नोर करें टेम्परेरीली। वो 4 साल 5 साल का बच्चा जो है सर, वो बहुत कुछ सोचने लायक है, लेकिन वो जो 3 महीने का बच्चा है वो कुछ सोचने लायक नहीं है अभी। यदि वो 1-2 मिनट थोड़ा रोता भी रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से, उसके दिमाग में कोई माइंडसेट बन नहीं रहा। बड़े को थोड़ा ट्रीट करके, मतलब हमने यहाँ तक किया सर, ऐसा नहीं कोई इंटेंशनली और देर तक छोटे बच्चे को तंग करना, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हुआ, वो रो रहा है, इस बड़े बच्चे को कुछ चाहिए, तो उसको ये कह गया तेरा भाई होगा, रोने दे यार इसको, चल मैं पहले तेरा काम करूँ। फिर उस बच्चे को लगता है नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे भाई को पहले दो आप। वो एक लेवल कैसे पैदा होगा सर, वो इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रेटेजी से पैदा होगा। और जो हुआ ये भाई बहन की एक अच्छी बॉन्डिंग, मैं सर एक दिन हैरान था, एफएम के ऊपर मेरे को एक लेडी बोल रही थी एंकर को कि मेरे भाई से हमारी 4 साल से बात नहीं हो रही, तो आप प्लीज मेरे भाई को फोन मिला के उसको समझाओ वो मेरे से बात करे। मैं तो सुन के ही चंबा में था कि यार वो बहन है, उसका सब राइट है, हो सकता है कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो गया हो, आप फोन करो बात करो, क्या नुकसान है उसके अंदर। लेकिन नहीं सर, इस तरह के प्रेजुडिसेस जब दिमाग में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रूट उस लेवल पे होता है कि गलत अंडरस्टैंडिंग, गलत लेगेसी वो फैमिली से चल पड़ी और उसका ये आज की डेट में ये पोजीशन हो गई।
न्यू वर्सेस ओल्ड रिलेशनशिप, मेरा सब्जेक्ट है रिलेशन इम्बैलेंस। अब आप देखिए जीवन में आपके 4 दोस्त हैं फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम वहां नहीं होती कि आपने 5वां दोस्त बनाया, प्रॉब्लम वहां होती है कि आपने 5वां दोस्त बनाया और चारों दोस्तों का जितना रिगार्ड लेवल था, रेस्पेक्ट लेवल था, फन लेवल था, वो रिड्यूस हो गया। आप मेरी बात, प्रॉब्लम वहां है। इसी तरह फैमिली रिलेशन में भी है। यदि आपके फॉर एग्जांपल एक बहू रानी है, ये घर में आई, उसके आने की वजह से बेटा जो पहले ट्रीट करता था सबको जिस तरह से, इस लेवल पे थी रिलेशनशिप, उसने अपनी बीवी के साथ अक्सर, मैं हर बार नहीं कह रहा, ये एक्सेप्शनल केस ही है कि वो रिलेशनशिप उसने इम्बैलेंस किया और उस बीवी का इतना ज्यादा केयर, ध्यान और रेस्पेक्ट होना शुरू हो गया कि बाकियों का इम्पैक्ट डाउन साइड पे चला। उसका टाइम, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, फन टाइम सब उसने इम्बैलेंस कर लिया, उसने रिलेशन खराब होगा, कभी अच्छा बनेगा ही नहीं। बाकी फैमिली वर्सेस उस बहू रानी, ये बैलेंस बनाने का काम आदमी का है। यदि जो जो एक बैलेंसिंग अथॉरिटी वो है, तो वो नहीं बनाया, तो वो ये उसको ये देखना है नए रिलेशन की रिगार्ड हो, बिल्कुल होनी चाहिए सर, वो हमारा फैमिली मेंबर ही है। लेकिन यदि बाकी मेंबर्स को ये लग गया कि भाई इसकी वजह से हमारी रिगार्ड, हमारी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो उन दोनों का रिलेशन कभी नहीं बन पाएगा सर। तो ये एक बड़ा केयरफुल एंड बड़ा फ्रेजाइल इशू है जिसके साथ काम करना जरूरी है। रिस्पेक्ट ऑल ओपिनियंस। ओपिनियंस के लिए मेन बात यह कि कोई गलत नहीं है, सब अलग है। एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी मुझे अच्छी लगी साहब, ये कि दुनिया में कोई गलत नहीं है, क्योंकि गलत यदि किसी को लगेगा तो वो करेक्ट कर लेगा ना सर, रेक्टिफाई कर लेगा। तो हर आदमी का डिफरेंट ओपिनियन होता है, ये एक नेचुरल फैक्ट अलग है। हर आदमी को लगता है आई एम द बेस्ट, ये सामने वाले को तो ज्यादा पता ही नहीं आई एम द बेस्ट, तो सब अलग है। ये रिस्पेक्ट, हमें एक्सेप्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। आगे आपकी जो जनरेशन जा रही है, मैं आपको एक राम प्रस्था का केस बताता हूँ सर, कि वहां पर एक दुकानदार, जो भी किसी का रिलेशनशिप किसी का बना, फ्रेंडशिप का, लड़का लड़की का, जो आज की डेट में थोड़ा कॉमन है और हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि पर्सनल प्रेरोगेटिव है और ये पर्सनल सिलेक्शन का मामला है, और यदि ठीक है, रेस्पेक्टफुल है और तरीके से दोनों घरों के अंदर कोई बात जुड़ती है तो हमेशा से ऑनरेबल। वो भाई साहब उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। अब उसमें क्या हुआ, पहले केस में तो उनके बेटे ने अपने आप एक लव मैरिज करके लड़की ले आया। अब जो आदमी, क्योंकि सोचता ही है ना दूसरों के मजाक करने के एंगल से, उसने अपने ग्रजेस पाल रखे हैं। वो सर बाकी दुनिया की बात अभी किसी ने कुछ नहीं कही वहां पर, वो खुद ही बीमार पड़ गया और सर वो बेड पे हॉस्पिटलाइज भी रहा। इतना ज्यादा हाइप आदमी सोच ले। फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी लड़की चली ही गई किसी के साथ। उसको मालूम था हमारे पापा ही ने ये बात सुननी नहीं है, डिस्कशन होगा ही नहीं, बड़ा क्रिटिकल, उसने डिस्कस किए बिना ही वो चले गई। भाई साहब उस आदमी ने सुसाइड कर। तो इस तरह से इतना ज्यादा हाइप, जबकि गलत कुछ नहीं है, आपने अपना माइंड सेट बना रखा है ये गलत। नंदा जी एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाते हैं। एक पड़ोसी को जरूरत पड़ी सड़क सीढ़ी की, वो सीढ़ी लेने अपने दोस्त के घर गया, शर्मा जी के घर। तो शर्मा जी ने दरवाजा खोला जब उसने बेल बजाई। अब ये क्योंकि सोचता हुए जा रहे थे, गुप्ता जी या वर्मा जी कोई भी कह लो आप, कि यार वो साला है तो थोड़ा घमंडी, सीढ़ी होगी कई बार देगा नहीं, बहाना करता है, ऐसी ऐसी बातें आती है लोगों के दिमाग। तो जैसे ही वो खुले दरवाजा, उन्होंने बड़ा, अरे मेरा दोस्त आया आज, तो इन्होंने बिना कुछ बात कहे समझे कह रहे अरे रख ले अपनी सीढ़ी, जब हमारे पास होगी हम कर लेंगे अपना काम। उसको समझ ही नहीं आ रहा बेचारे को बात क्या हुई है। ये अपने क्योंकि ख्याली पुलाव से ऐसे बने हुए थे, अब नेगेटिव जोन में जा चुके हो, नेगेटिव जोन में नेगेटिव बातें होंगी, तो वो हेल्दी रिलेशन सर कभी बन ही नहीं सकता। अब मैं आपको बात करता हूँ सर फैमिली फर्स्ट, मेरी सीरीज का नाम भी यही है, लेकिन एक इंडिविजुअल टॉपिक की वजह से करूँ कि टॉप प्रायोरिटी इज माई फैमिली। सर फैमिली कभी कंपेरेबल नहीं है, लोग गलत कंपेयर करते हैं। ये इवन जैसे मैं ही, मुझे भी एक बारी गलत फहमी हुई थी कि मेरे दोस्त के फादर सर बड़े फ्रेंडली थे, वो विस्की भी ऑफर करते थे, हमने कभी पी नहीं, पीते भी नहीं थे। वो ताश भी खेलते थे घर में, हमने ताश खेली 2-4 बार। हमें लगता था ऐसे भी फादर हो सकते हैं, मतलब ऐसे फादर हमने तो कभी सोचे नहीं थे। तो फिर ग्रेजुअली हमें पता लगता है कि वो उनका अपना एटमॉस्फेयर है, और हम तो भाई 6 महीने में एक बार ही जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा करने में हर्ज नहीं। हमें लगा कि वो है ही ऐसे। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कई बार हमारे पेरेंट, हमारे घर वाले कंपैरेटिवली कहीं लोअर पेडिस्टल पे हैं, ये दूसरे तो बड़े अच्छे अच्छे हैं यार, हमारी किस्मत ही क्या हो गई जी, हम कहाँ पैदा हो गए, समथिंग। तो ये नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि उनकी इंटेंशन, बड़ों की इंटेंशन सर 24 कैरेट गोल्ड की है। कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ पेरेंट जैसी चीजों का। बस सिर्फ हमें समझ आने की बात है। किसी को 40 साल की एज में समझ आता है, जब अपने बच्चे हो जाते हैं,
और किसी को 25 साल की उम्र में आ जाए, इतना सही हमारी कोशिश है। पेरेंट्स ऑलवेज डू देयर बेस्ट। सर चांदनी चौक में एक SBI के सीनियर मैनेजर, उन्होंने घर ले लिया सर हैदरकुली में। हैदरकुली में जब वो बागपत से आए थे, अब उनके हिसाब से उस जमाने में, आज से 50-55 साल पहले, वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड और सेफ एरिया था। उस टाइम में ग्रेटर कैलाश में मतलब कुत्ते घूमते थे। वो उनके 20 साल बाद जब बड़ा हो गया, और अफसोस की बात है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, वो इस बात पे लड़ता रहा उनसे पूरी जिंदगी। कम से कम 17-18 बार तो मेरे सामने बहस हुई होगी कि जब आप बागपत से आए थे तो आपने ग्रेटर कैलाश में मकान क्यों नहीं लिया। सर उसने फैमिली की पीस सब बर्बाद कर ली अपने घर की, और फादर मतलब मेरे आगे कम से कम 3-4 बार बेचारे आंसुओं से रो। मैं क्योंकि फादर की साइड ही होता था हर बहस में, और वो अपनी तरफ से। लेकिन एक इशू मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो चीज खुद करो ना, जो कर सकते हो, उन पेरेंट ने अपने टाइम पे बेस्ट डिसीजन लिया होता है सर। और रही बात कमी निकालने की, तो आप और हम सब चैंपियन हैं, हम ऑडिटर्स हैं, हमें कमी निकालने में हमसे ज्यादा ऊपर कोई नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कई बार सर, मतलब आप बढ़िया से बढ़िया अपना मकान बना लो, कमी निकालने के लिए मुझे बुला लो ना सर, मैं 15 कमियां नोट करा दूंगा उसके अंदर। तो ये कोई इशू नहीं है। पेरेंट ने अपने टाइम में सबसे स्वस्थ डिसीजन लिया था, हेल्दी डिसीजन लेते हैं अपने बच्चों के लिए। बेचारे अपने लिए कुछ नहीं करते, सब बच्चों के लिए करते हैं। तो भी जब कई बार ये परसेप्शन डिफरेंस आता है ना, ये इम्बैलेंस जब सामने आता है, और जिसकी वजह से घर की शांति डिस्टर्ब होती है, वो बड़ा पेनफुल है सर। तो ये सोचना जरूरी है कि पेरेंट ऑलवेज डू देयर बेस्ट फॉर द चिल्ड्रन। तो इसमें कोई नई बात नहीं सर। इसी फैमिली फर्स्ट में मैं एक छोटी सी बात बहुओं के बारे में कहूंगा। मैं क्रिटिकल हो सकता हूं सर, मुझे पुराने विचारों का भी आप कह सकते हो, जबकि मेरी बेटी ने भी दूसरे घर जाना है और दूसरे की बेटी ने मेरे घर आना है। हमारी बहनें भी शादी होकर दूसरे घर गई हैं, हम भी शादी कर करके दूसरों की बेटियां लाए हैं अपने घर। उन सबको मानते हुए कि हमारी माँ भी, जिस घर में बेटी चली गई सर, उस घर को ही सर्वोपरि मानना बड़ा जरूरी है। ये आज की डेट में डिस्प्यूट सिर्फ वहीं पैदा हो रहे हैं सर, जहां वो बच्ची जो दूसरे घर से आई, वो एक्चुअल में इस घर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। कुछ हमारी भी कमियां हो सकती हैं इस घर में, हम शायद उसको अपना नहीं बना पाए, ये भी हो सकती है। लेकिन ये कमियां डिस्कशन से बात करके दूर होती हैं। जिसकी बैलेंसिंग अथॉरिटी है वो हस्बैंड, वो जो हमारा बेटा। तो सर वो एक बहू को ये मानना पड़ेगा, जो नहीं मानने से ही गैप आ रहा है, वो माने कि ये मेरी फैमिली है, तो फैमिली फर्स्ट वो अप्लाई करे। झगड़े कहाँ हो रहे हैं कि वो, आप इस बात को आज की डेट में छोटी सी बात और करूं, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप नोट कीजिए किसी फैमिली में अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ हो जाए, भगवान ना करे, तो आप नोट करें मेरी बात कि उसके जो 3 बेडरूम है फॉर एग्जांपल, उनके अंदर बहू रानी के रिश्तेदार अंदर मिलेंगे आपको बेडरूम में। मेरी बात आज से आप नोट करना शुरू करें, मैं तो बहुत छोटी छोटी बातें नोट करूँ। बहू रानी के रिश्तेदार यानी उनकी भाई, उनकी बहन, उस तरह के लोग बेडरूम के अंदर मिलेंगे। और जो पति के भाई और बहनें टाइप ज्यादा होंगे, वो ड्राइंग रूम और गैलरियों में मिलेंगे। मैं क्रिटिकल हो सकता हूं सर, मैं तो कह रहा हूं मुझे वो लोग चैलेंज करें, और मैं बुरा बनने को तैयार हूं कि यदि ये मेरी कमी है, सोच में कमी है, देखने में कमी है, तो मुझे करेक्ट किया जाए। लेकिन ये मैं कम से कम 14-15 जगह ऑब्जर्व करने के बाद ये बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो यानी बहू, चाहे मेरी बेटी हो चाहे मेरी बहू हो, उसको जिस फैमिली में वो आई है, न्यू फैमिली, उसी को टॉप मानना पड़ेगा सर, तभी रास्ते निकलेंगे। नहीं तो फिर सर तीसरी फैमिली बनी रही है आज की डेट में, जिनके घर में सब कुछ है, शादी होते ही। देखिए आज की डेट में कितना बड़ा सोसाइटल डिफेक्ट आ गया। जो मीडियोकर आदमी होता है, जो लड़की की तरफ से आया, लड़के वालों से बात कर रहे हैं, उसका पहला सवाल क्या आज की डेट में, लड़की रहेगी कहाँ। मेरे को इस सवाल से बड़ी एलर्जी है। अरे भाई, जब वो हमारी बेटी बन जाएगी तो हम सोचेंगे कहाँ रहेगी, हमारी बेटी को क्या दुख है। तो वो लेकिन बीच वाले से इसलिए पूछवाता है आदमी कि भाई कोई अलग फ्लोर है या नहीं है, कोई अलग फ्लैट है या नहीं है, वो आप सबके साथ रहेगी तो ये रिश्ता रिजेक्टेड है। मतलब कई लोग इस सोच से चलते हैं, वेरी सैड। तो वो बताइए फैमिली का बेस कहाँ से मिलेगा सर हमें। प्लस मेरा नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है सर, ह्यूमर वर्सेस सोलेसिज्म। मतलब एक बड़ी थिन लाइन है बीच में। सोलेसिज्म मतलब बदतमीजी, मजाक होता है मजाक, मतलब वो थिन लाइन हर एक को नहीं मालूम। ये बड़ा एक सोशल इशू है, बड़ा फैमिली वाला इशू है सर, रिलेशनशिप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने मजाक करना शुरू किया और दूसरे को बुरा लगना कब शुरू हो गया आपको पता ही नहीं, आपका मजाक ही चल रहा है आपकी तरफ से। ये इतना इंपॉर्टेंट है सर, इतना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझें। मैं सर 10 मिनट और ले लूं धर्म जी?
टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है तो 10 मिनट आप अलाउ करें तो 10 मिनट और लूँ मैं। ले सकते हो सर, कंटिन्यू चलने दो। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। तो सर मैं इसमें आपको एक छोटा सा किस्सा और बताता हूँ। इसमें मैं कॉलेज में पढ़ रहा था सर, फाइनल ईयर में। मेरे एक बहुत बड़े सीए हैं आज की डेट में, वो मेरे दोस्त थे साथ पढ़े हुए। 10 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है सर, मैं कभी भूला नहीं इस डेट को, क्योंकि इस दिन से मैं समझता हूँ मेरे अंदर एक चेंज आया था। उनका जन्मदिन था, उनके स्कूल के लड़के लड़कियां फ्रेंड आए हुए थे, तो हम लोग अपनी मस्ती में रहते थे सर। 15-16 का ग्रुप होता था। टोन टान मतलब टोन मारने में हमें मास्टर मानते थे सर, जो हमने छोड़ दिया है आज की डेट में बिल्कुल। क्योंकि मेरा मानना है जिनको आप अपना मानते हो, टोन की कोई जगह नहीं है सर दुनिया में, बिल्कुल। मैंने तब से छोड़ी है सर, मैं पहले की गलती कह रहा हूँ आपको। हमने सर को टोन मार दी। वो 7-8 लोग आ रहे थे लड़के लड़की सामने से, हम गैलरी में से 14-15 जा रहे थे। भगवान जाने मेरे मुंह से क्या गलत चीज निकली होगी कि हम मारते हुए चले गए जी, हंसते बोलते। मैं किरोड़ीमल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं वहां से पढ़ा हूँ बीकॉम ऑनर्स। हम सर गार्डन में आ गए तो एक कॉमन दोस्त उसका और हमारा, वो आया मेरे पास, उमेश तूने उनको क्या कह दिया? उस मैंने कहा भाई कुछ कह दिया होगा, मतलब हम भी उसमें थे जी कि मस्ती में कह दिया होगा। कह रहे यार वो तो लाइब्रेरी में बैठ के रो रहा है, उसका तुझे पता नहीं आज जन्मदिन है और उसके फ्रेंड आए हुए थे, उसने सबको भेज दिया है और वो लाइब्रेरी में बैठ के रो रहा है। सर मैं आपको बता नहीं सकता, इतने घड़ों पानी मेरे ऊपर गिरा। मुझे लगा किसी के जन्मदिन जैसे दिन पे मैं किसी को कुछ हंसाता, कुछ उसके लिए अच्छी बात करता, मेरे मुंह से क्या ऐसा निकल गया, ऐसे व्यंग, ऐसी टोन, ऐसी हंसी मजाक का लानत है ऐसे के ऊपर। मैं भाई साहब वो ग्रुप छोड़ के सर मैं फौरन लाइब्रेरी गया। और आप यकीन मानेंगे सर, मैं आई एम प्राउड ऑफ दिस थिंग, मुझे सॉरी कहने में कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं जो चेयर पे वो बैठा था उसके नीचे बैठा जमीन पे। मैंने उसके पैरों को, घुटनों को ऊपर दोनों हाथ रख के, उसने मुझे देखा एक बारी को, ये क्या है। वो बेचारे के आंसू आंखों में आ रहे थे। मैं 5-4 मिनट बैठा रहा, वो कुछ नहीं बोला। मैं वो भी समझ गया ऑब्वियसली, इसमें कोई भाई रोज तो होती नहीं ऐसी इवेंट, तो वो भी समझ गया था। धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, यार ऊपर बैठ। उसने ही कहा, जब मैं तब ऊपर बैठा दूसरी चेयर पे, तो मैंने उससे बहुत तबीयत से दिल से माफी मांगी। उसने सर मुझे गले लगाया। मैंने कहा दोस्त आज के बाद ऐसी कोई बात कभी नहीं होगी, किसी के साथ नहीं होगी। आज से ये उमेश वर्मा बदल गया। और यकीन मानिए सर, हमने अपने 14-15 दोस्तों के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुझे जिंदगी में आज तक 3 बार उसकी बीवी उसका जन्मदिन भूल चुकी है सर, मेरे को याद रहता है उसका जन्मदिन 10 जनवरी, क्योंकि मेरी जीवन में वहां से एक डिफरेंट बदलाव मैंने महसूस किया अपने अंदर। और आज मैं ऐसा मजाक नहीं करता कि जो इसमें एक भी आदमी को तकलीफ हो। मजाक का मतलब है यदि हम 20 लोग खड़े हैं और 20 के 20 हंसे तो मजाक है सर, नहीं तो मजाक नहीं है। एक भी आदमी को तकलीफ हो गई तो पेनफुल है। तो सर ये एक बड़ी थिन लाइन मैं चाहूंगा, इस पे सब परिवारों में डिस्कशन हो। और मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगा आगे से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो तो अपनी अपनी फैमिली यदि आ सके तो उनको भी आप स्क्रीन पे रखें। मेरे लिए तो बड़ा प्राइडफुल होगा वो सारी चीजें। तो ये बहुत एक बड़ी समझने वाली चीज है सर। प्लस फ्री कम्युनिकेशन, बच्चे हों बड़े हों। मैंने अभी एक सर्वे किया सर डेरावाल मॉडल टाउन गुजरावाल के अंदर, उसमें एवरेज फैमिली स्कोर 7 आया सर। मतलब क्या था उसमें, एक्सरसाइज क्या दी मैंने, दी कि अपने फैमिली में आपका फ्री एटमॉस्फेयर है या नहीं है, कि हर मेंबर को कोई बात करनी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वो क्या फ्रीली घर के हर मेंबर से बात कर सकता है। स्पेशली घर में जो पावर है, जहाँ पावर कंसंट्रेशन है। मान लीजिए आप सब लोग जो फादर की पोजीशन में है या बैंक या मेन ब्रेड अर्नर आप हैं, तो क्या वो खुल के आपसे बात कर सकते हैं? एवरेज स्कोर 7 आया। और ये जबकि मैं आपको दावे से कहता हूँ ये एवरेज स्कोर कहीं 5 पे आएगा। ये इसमें कुछ थोड़ा सा झूठ एलिमेंट भी है जो मैं उस प्रोसेस में हूँ। मैं उन फैमिलीज में जाऊंगा और उनसे बात करूंगा, बच्चों से बड़ों से, और मैं अपने जैसे ऑडिटर वेरीफाई करता है सब चीज़ों को, तो मैं उस स्कोर को वेरीफाई करके फिर निकाल के लाऊं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो ये घर में फ्री एटमॉस्फेयर है या नहीं है, इसकी जिम्मेवारी हम सब की है। यदि नहीं होगा तो सर बच्चा बाहर जाएगा, बाहर अपने दोस्तों में वो फ्रीनेस ढूंढेगा। वो आपके साथ यदि लूडो नहीं खेल पाएगा तो वो क्लब में जाएगा सर। वो आपके साथ यदि बियर नहीं पाएगा तो दोस्तों के साथ स्नैक तक भी जाएगा वो। इसलिए हमारे घर में एक रीजनेबल फ्री एटमॉस्फेयर, रीजनेबल मतलब एवरी, जितने मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ सर, दोज आर ऑल विद अ वंडरफुल बैलेंस। मतलब आर्ट ऑफ बैलेंसिंग एक सब्जेक्ट है, इस पे भी हमारा एक दिन सेमिनार है इसमें। तो हर चीज में बैलेंस कैसे पैदा करना है, बच्चों के फन में, बच्चों को फ्री एटमॉस्फेयर देने में,
और हमारी अथॉरिटी में, हमारे घर के रिचुअल्स में, हमारे घर के संस्कारों में कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए कैसे हम चीज को मेंटेन कर ले सर, इट्स बिग। बी द चेंज फर्स्ट। ये गांधी जी बोल गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। लेकिन सर मेरा असली रिलेशन है कि हाउ, यानी पहले आपको ये सैंपल करके दिखाना पड़ेगा। हम लोग जब सब फैमिली ट्रिप लेके जाते हैं तो हमारी सब मेल मेंबर से रिक्वेस्ट, कई लोगों का सर टूरिज्म का मतलब है विस्की सिर्फ, मतलब वो कहते हैं जी हम पिएंगे नहीं तो करेंगे क्या वहां जाके। मैं उनसे पूछता हूँ, यदि आप अपनी फैमिली के लिए 2 दिन विस्की नहीं छोड़ सकते तो क्या कभी आपको उम्मीद करनी चाहिए कि कभी बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा तो उसे क्यों माननी चाहिए आपकी बात, जब आप अपनी फैमिली की वजह से 2 दिन विस्की नहीं छोड़ सकते। सर नहीं छोड़ सकते, बहुत लोग इतनी एडिक्शन में है, इतनी गुलामी में है, पता नहीं क्यों सर। अब वो फिर कैसे उम्मीद करेंगे अगली जनरेशन उनकी उनके हिसाब से चल जाए, अगली जनरेशन तो अपने हिसाब से चलेगी सर। तो इसलिए जो भी चेंज उन बच्चों में आप एक्सपेक्ट करें, वो पहला चेंज खुद करके दिखाना पड़ेगा, खुद वो चीजें पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तब जाके वो, इस बारे में खैर बहुत मटेरियल आपके पास है। सेलिब्रेट ऑल द अचीवमेंट्स। बच्चों ने कुछ भी चीज अचीव की, बड़ों ने कोई भी चीज अचीव की, मतलब हमारे पिताजी परफॉर्मेंस देते थे किसी जगह पर, व्यायाम विकास केंद्र एक जगह थी ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑर्गेनाइजर थे, तो घर पे आके यदि उन्होंने कोई बहुत बढ़िया चीज कर दी तो सर हम सारे नाचते थे। आप ये समझिए, तो सेम चीज बच्चों को किसी ने कोई भी किसी भी तरह की अचीवमेंट, डिबेट पे हमारा बच्चा कुछ लेके आता है, बच्चा एडिटोरियल बोर्ड के अंदर उसको चीफ एडिटर बना दिया गया स्कूल में, हमने सेलिब्रेट किया, तभी तो वो और लार्जर और बड़े टारगेट्स उसके लाइफ में आएंगे सर। तो वो सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन तो वैसे ही चाहिए सर लाइफ में। जो पूरे दुनिया भर के त्योहार हमारी सोसाइटी में होते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पज सेलिब्रेशन, खुशियां बांटना, खुशियां समेटना, इसीलिए है सारी की सारी। यदि आपकी जेब में सर टॉफी होगी तो आप टॉफी बांट सकते हैं, यदि आपकी जेब में काजू होगा तो आप काजू ही बांट सकते हैं, कुछ और नहीं बांट सकते, आप किशमिश कैसे बांटेंगे। तो इसलिए जेब में वो चीज भरना, अपने अंदर खुशी होगी, अपने अंदर मौज मस्ती होगी तो बटेगी, नहीं तो कभी नहीं बटेगी। ढूंढते रहने वाली बात। एक्सेप्ट ऑल मिस्टेक्स। कोई भी गलती लाइफ में किसी से हो उसको इमीडिएटली मानना, चाहे वो 2 साल का बच्चा है उससे भी माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो 50 साल 60 साल 80 साल के हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे भी माफी में कहीं कोई बुराई नहीं है। मिस्टेक्स आर द मिस्टेक्स बट नेवर लूज अ लेसन आउट ऑफ इट। जिस वजह से वो गलती हुई यदि आप मान लेंगे तो आसान है। ये तो मैं छोटी सी बात करता हूँ सर, बच्चे हमारे साथ खाना खाते हुए फॉर एग्जाम्पल एक खीरे का टुकड़ा यदि जमीन पे गिर गया या कोई चीज जमीन पे गिर गई, यदि हम लोग साफ करना जानते हैं ना सर, मिस्टेक मान के सॉरी करना जानते हैं, यदि साफ करना जानते हैं तो हमसे आगे से वो गलती नहीं होगी, ज्यादातर चांसेस है वो गलती रिपीट ना हो, यदि हम करेक्शन के लिए अपनी सोच रखते हैं। सर एक मेरे को किसी ने ये समझ लीजिए खजाना दिया सर, हमारे सीनियर ही थे, वो कहते हैं जी मुस्कुराना, गुनगुनाना और शुक्राना, ये हर पर्सनालिटी का पार्ट होना चाहिए, हर फैमिली का पार्ट होना चाहिए। अब मुस्कुराने के बारे में तो कुछ कहना, पीछे बात भी हो चुकी है हमारी। स्माइल इज समथिंग विच इफ यू गिव वन यू गेट मेनी, ये तो नेचर का लॉ है। आप एक बीज बोते हो, हजारों आम लाखों आम आते हैं उसकी लाइफ टाइम में। सिमिलरली एक स्माइल देते हो, सामने से 25 स्माइल आती है। आप स्माइलिंग खड़े हो जाइए सर, हर आदमी आता जाता स्माइल करता है आपको, एक खूबसूरत दुनिया, एक खूबसूरत माहौल बन जाता है। तो मुस्कुराना इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट हर तरह से। तो दूसरा है सर गुनगुनाना। मैंने वो म्यूजिक जो मैं रिसर्च के अंदर बात कर रहा हूँ सर, म्यूजिक इज द डाइट ऑफ योर सोल। आपको गुनगुनाना, इसमें कैसा गुनगुनाया जाए कोई जरूरी नहीं है सर, सिर्फ गुनगुनाना जरूरी है। आप हंसेंगे, मैं तो एक इशू पे बोलता हूँ बिल्कुल कानों को हाथ लगा के सर, विद ड्यू रिगार्ड, भगवान से डर के, कि दुनिया में मैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश से भी बेहतर हूँ। अब ये एक स्टेटमेंट जाती है तो लोग सोचते हैं यार इनसे कैसे बेटर है भाई, वो तो बहुत बड़े बड़े हस्तियां। मैं इस तरह से बेटर हूँ। कंपेयर आप पैरिटी के बेस पे करोगे ना सर, किसी एक डॉक्टर को इंजीनियर से कंपेयर करना है कि ये दोनों में से बेहतर कौन है, तो आप दोनों को एक एक 100 नंबर का पेपर दे दो। मतलब किशोर कुमार को एक अकाउंट्स का पेपर दो और एक पेपर दो सिंगिंग का, और मुझे एक अकाउंट्स का पेपर दो, एक सिंगिंग का दो सर। किशोर कुमार के नंबर आएंगे सिर्फ 100, क्योंकि सिंगिंग में 100 नंबर आएंगे उसके, और अकाउंट्स में कितने आएंगे आपको मालूम है। और उमेश वर्मा के अकाउंट्स में 100 आएंगे और सिंगिंग में कितने आएंगे, कम से कम 25, 30, 40 नंबर आएंगे। इन तीनों को लगा दो सर तो मेरा स्कोर 125, 120, 150 इनसे बेहतर ही है।
तो कहने का मतलब है हम दूसरे की फील्ड में जाके एक्सप्रेस कर रहे हैं सर। तो म्यूजिक इज सच ए वंडरफुल थिंग। यदि पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ में, अपने घर में, अब हम तीनों बच्चे, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर सर गाना गाता हूँ, हम तीनों गाना गाते हैं, हमारा एक फैमिली सॉन्ग है। वो फैमिली सॉन्ग हम कोशिश करते हैं कि बाबूलाल जी कभी हमारे सामने हो तो हम उनको सुनाएं। सर हमें उस चीज का आनंद लेने का हमें अफीम मिल गई है सर वो वाली। तीसरी चीज है सर शुक्राना। दुनिया में सर शुक्राना तो हर पर्सनैलिटी को आना चाहिए। नम रहने का, झुक के रहने का, जमीन पे रहने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। जिसने आपके जीवन में सर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया है किसी भी फॉर्म में, देखो माँ बाप ने तो इतना कंट्रीब्यूट किया है तो उनका तो शुक्राना की लिमिट से ही बाहर है, वो तो भगवान शुक्राने की लिमिट से बाहर है। लेकिन कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई पड़ोसी, कोई किसी भी तरह से जिसने आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट, उसका शुक्राना। शुक्राना का नेचुरल एक वो बताऊं सर, एक जो करके एक लेडी हुई यूएस में, वो घर से 16 किलोमीटर दूर मधुमक्खी पालन करती थी सर। उसने 12 साल बड़े तबीयत से उन मधुमक्खियों को अपने बच्चों की तरह से पाला सर। लाखों मधुमक्खियां थी उसकी। जब उसकी डेथ हुई, जो 16 किलोमीटर दूर थी, जब उसका फ्यूनरल हुआ सर, उसकी दीवार के ऊपर वो लाखों मधुमक्खियां चिपक गई। ये टाइम्स न्यूज के फ्रंट पेज पे न्यूज आई हुई है सर। तो नेचर के शुक्राने का तरीका, और देखिए कुदरत, देखिए वो उतने 45 मिनट लगभग वो चला था उनका। वो 45 मिनट तक मधुमक्खियां दीवारों पे चिपकी रही, पूरी दीवार कवर्ड उनसे। और 45 मिनट बाद जब वो खत्म हुआ तो सारी मधुमक्खियां उड़ के अपने आप चली गई, किसी ने किसी को डिस्टर्ब नहीं। तो मैं तो इसको सर कुदरत का शुक्राने का तरीका मानता हूं कि उन मधुमक्खियों ने उनका शुक्राना अदा किया। तो नेचर में बड़ा इंटीग्रल पार्ट है सर ये शुक्राना। अब मैं तो फाइनल सर एक बात आपको कहना चाहूंगा, बस जो नेगेटिव वेव चल रही है ना फैमिलीज को लेके, जो डिफरेंसेस है, जो ये कब खत्म होगी। जो मैंने शुरू में एक शेर भी आपको सुनाया था, अब उनसे बात नहीं होती मेरी, जिनकी हर बात से मेरी हर बात शुरू हुआ करती थी। तो ये जो माहौल है सर, ये तब होगा जब हम एक्टिवली अपना टाइम, एनर्जी इन चीजों पे इन्वेस्ट करें। यदि बाकी चीजों पे इन्वेस्ट किया सर तो लाइफ में मटेरियल चीजें ही बचेंगी और जो एक्चुअल चीजें वो नहीं रहेंगी। देखिए एक अरिजीत सिंह का गाना है, उसकी सिर्फ एक लाइन आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता रहा, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता रहा, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखिए कैसे फैमिली को एक एक आदमी अलग होके, डिटैच होके, कोई किसी वजह अपना अपना बहाना बना के, अपनी नौकरी, अपना जॉब, ये कर करके सब कैसे कैसे जाते चले जाते हैं। तो फैमिली पे क्या इफेक्ट है। रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता रहा, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता रहा, जिसमें पला है मेरे बचपन का लम्हा लम्हा, उजड़ा हुआ वो घर चुपचाप देखता रहा। यदि सर कोई एक्शन नहीं लिया तो ये घर खंडर हो जाएगा। बहुत सारे हुए हैं, आपकी नॉलेज में हुए होंगे बहुत सारे घर इस तरह से। तो मेरी रिक्वेस्ट और सलाह और प्यार का मैसेज एक यही है कि सर इस वजह से हम घर बर्बाद ना होने दें अपना। क्योंकि एक बड़ी सैडफुल से मनोहर राणा ने एक बड़ी प्यारी लाइन बोली है सर, एक अरसे से मुझको कहीं नजर नहीं आए, एक अरसे से मुझको कहीं नजर नहीं आए, बच्चे जब कमाने लगे वो घर नहीं आए। यदि घर में प्यार, घर में ये रिस्पेक्ट, ये केयर, ये नहीं होगी तो सर बच्चों के पास 50 बहाने हैं वो आपसे दूर चले जाए। तो इसलिए थोड़ा चेंज होना हमारा भी जरूरत है, हमारा भी जरूरत। तो फैमिली के गोल्डन रूल में सबसे बड़ा रूल तो यह है कि सर हम इतने फ्लेक्सिबल हों कि हमारा बच्चा जब चाहे हमारे से आके गले मिल सके। एक छोटी सी बात से और खत्म करूंगा सर, मैं लालची आदमी, जो मन में आ गया वो बोल दूं। एक बड़े रईस आदमी है, उन्होंने मेरे को बहुत बार बात कही कि मैंने अपने फैमिली में ना सब बच्चों को सब कुछ बांट दिया। मैं कही बहुत बढ़िया किया, इससे अच्छा तो बात ही नहीं किया। अब फैमिली इंटरनल सीन मैं जानता हूँ सर, कोई किसी के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाता, सब अपनी अपनी, सिर्फ पैसे को उनके दिमाग में इतना हैवी है। मैंने सब बच्चों को जी इसको मैंने 1 करोड़ दे दिया, उसको मैंने 1.5 करोड़ दे दिया, इतनी जमीन दे दी, ये वाला फ्लोर दे दिया, ये तो ऐसे कर दिया जी उन्होंने। तो मेरे को सर 3-4 बार पूछा, क्योंकि सीरियसनेस नजर नहीं आती थी, उनका घमंड नजर आता था। हमने कभी सलाह नहीं दी, हमने कहा जी ठीक है, आप इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। अब एक उनके घर पे डेथ हुई किसी की, तो वो जो डेथ के बाद लोग बैठे होते हैं सर, वो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं जी एक स्कूल से, तो उनके 12 दोस्त साथ में बैठे थे, कोई प्रिंसिपल, कोई वाइस प्रिंसिपल, अलग अलग स्कूलों के इनके उनके। तो वो बैठे थे सर, उन्होंने मेरे से तब छेड़ दिया जी मुझे। अब मुझे फिर लगा मेरा फर्ज बनता है मैं थोड़ा सा अपना मन तो बोलूं यहाँ पे। उन्होंने वही बात कह दी जी, इससे बढ़िया कुछ हो सकता था क्या।
मैंने एक बारी को कहा मौसा जी मुझे जाना है, मौसा जी बोलते हैं मुझे, तो कहने लगे नहीं नहीं आप बताओ, आप पूरे इतने क्लाइंट हैं आपके, तो आप क्लाइंटों को देखते हो, आप बताओ तो सही। तो मैंने कहा जी आपने, मेरे हिसाब से तो इससे बढ़िया काम हो सकता है। कहने लगे क्या, कैसे हो सकता यार, तुमने तो कभी बताया नहीं। मैंने कहा सर मुझे इतनी सी बात बता दो, एक आप हो, आपके 4 बच्चे हैं, उनके 4 स्पाउस हैं, 8, उनके 17 बच्चे, सॉरी उनके 8 बच्चे हैं। तो मैंने कहा ये कुल मिला के यदि ये सारे 17-18 लोग हो गए, क्या कोई कभी ऐसे आया कि दादाजी मेरे पास आइसक्रीम के एक के पैसे थे, मैं लाया हूं और ये आप खा लो, या आधी आधी हम खा लेते हैं, या मैं 2 रसमलाई ले आया कि आपके साथ बैठ के खाऊंगा कभी, क्या हुआ ऐसा? उनका नहीं हुआ। मैं कहा आपके जो 8-10 करोड़ आपने बांटे ना पानी में चले गए सर, सब जीरो हो गए। और आप यदि साल में 1-2 लाख भी किसी सब्जेक्ट पे खर्च दें एक फैमिली इशू के ऊपर, तो आपकी पूजा हो इस घर के अंदर, आपने वो 7-8 करोड़ खत्म हो गए। वो 12 के 12 लोग सर 1 मिनट में मेरी बात का सेंस समझ गए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यदि ये प्यार ही नहीं हम पैदा कर पाए अपने रिसोर्सेज से, तो सर फिर हम फेल हैं। अपने बच्चों को यहाँ नहीं रोक पाए, जो हमसे दूर जाने में यदि बच्चे हमारे खुश हो रहे हैं, तो फिर तो हमारी नेगेटिव मार्किंग है ना सर, फिर हमारी पॉजिटिव मार्किंग कहाँ से? तो ये जितने बच्चे दूर जा रहे हैं उनके अंदर आग होनी चाहिए हमें, और वो नजर आती है। हाँ 2-4-5 साल के लिए जाएं, पैसे कमा के आ जाएं, वो समझ आती है बात, या बड़ों को ले जाए या खुद बीच बीच में आते रहें, उनकी केयर को ढंग से हो जाए समझो। एनीवे सर ये मन के भाव थे सर, और भगवान करे सबका घर एक अच्छी तरह से खुले खाले सर। तो लेट्स होप फॉर अ वंडरफुल हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। सर कुछ एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में एक सर किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो उसका प्लीज रिप्लाई दीजिए सर। हाँ जी, आप ही पढ़ के बता दें या मैं पढ़ता हूँ उसके ऊपर? मैं पढ़ लेता हूँ। आप पढ़ लीजिए सर प्लीज। We can understand these good practices, but how to teach spouse they don't understand. ये तो सर आपने, इन्होंने सरेंडर किया हुआ है सर ने। मतलब देखिए कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आम का पेड़ लगा हुआ और जाके आम तोड़ लाए। सर उनकी चीजें पहले समझनी पड़ेंगी। मतलब यदि ये चाहे मेरे से बात करें, इनके स्पाउस से भी मैं बात करूंगा बड़े प्लेजेंटली। मतलब इसमें ये वो एक तो पहली बात ये शिकायत की तरह से नहीं आनी चाहिए बात मेरे आगे। जैसे मान लो मैं उनका बड़ा भाई टाइप हूँ, तो वो शिकायत की तरह से आएगी तो पहले ही भाभी जी हमारी वो नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। जरूरी क्या है सर, वो समझना, पहले खुद समझना। दे डोंट अंडरस्टैंड में फिर वही उंगली दूसरों की तरफ है सर। ये हमारे ब्रदर कह रहे हैं दे डोंट अंडरस्टैंड, तो पहले हमें मान लीजिए, ये मैं मान भी लूं जो ये कह रहे हैं, आप ये मानिए कि इनको समझने से कि क्या ये वाली समझ हमारे पास है कि ये इनको ये अनरेस्ट क्यों हो रहा है, ये पहले हम समझें। और क्या मेरे चेंज करने से मैं इनको कुछ कर, मैं अपनी बात बताता हूँ सर, औरों की बात छोड़िए। मेरे को शुरू में 2.5 महीने लगे सर अपनी स्पाउस के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में। 2.5 महीने तक हमारी बहस भी हुई, हमारे झगड़े भी हुए, लेकिन लकीली 2.5 महीने बाद सब चीजें, मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद भी मानता हूँ जी इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपनी एफर्ट क्या है सर, अपनी एफर्ट ये है कि हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते। उनकी 2 बहनें और थी छोटी, जब मैं अपनी बहनों की इंपॉर्टेंस उसको बता रहा हूँ कि मेरे लिए बहनें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और वो लकीली हमारे तो 18 महीने हमारी चिट्ठियां आई गई थी सगाई और शादी के बीच में, वो आज भी है सर। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी पर्पसफुल है, और मैं समझता हूँ उससे बढ़िया चीज मैंने दुनिया में की नहीं। 18 चिट्ठियां लिखी, सब्जेक्ट वाइज, इशू वाइज, अपनी प्रेफरेंस वाइज, प्रायोरिटी वाइज, फैमिली ओरिएंटेड, और उधर से 18 चिट्ठियां आई। तो वो एक तरह से हमारे सर्टिफिकेट है, सारे अंडरटेकिंग्स हैं कि भाई हम ये हैं और ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। तो इतनी उसमें कभी भी कोई डेविएशन नहीं पाई गई सर, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो ये पहले ये समझें कि उनको कोई तकलीफ है तो कोई इनके करने से तो नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दूं, यदि ये भाई साहब रोज ही 12 बजे घर पे आते हैं, तो भाभी जी क्यों समझे इनकी बात? कोई लॉजिक दो है ना ये इस बात का। तो यानी पहले इनको अपनी, इसमें सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्व है सर, और फिर उसके बाद इतनी खूबसूरत दुनिया बनती है। बिलीव मी, मैंने 2.5 महीने झगड़े जरूर किए सर, बहसबाजी हुई, सब हुआ, लेकिन उसके बाद 21 साल मुझे मिले उनके दुनिया से जाने से पहले। 21 साल मैंने स्वर्ग भुगता सर। अब जब हम इतनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं ना सर, तो रेक्टिफाई भी करते हैं। एक पॉइंट ये था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। बड़े सिंपल पॉलिसी है।
और मैं बिना डिस्कस किए फोन पे बात करेंगे, मैं इनको बताता हूँ सर, आप ये मेरी रिक्वेस्ट है इनसे एक बार बात करें, मैं थोड़ा सा और डिटेल समझ लूंगा तो मैं और अच्छे से कुछ डिस्कस कर पाऊंगा। और बहुत आसान है, बहुत। नंबर शेयर कर सीए हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है अदरवाइज, लेकिन सर मैं आज तक 16 डाइवोर्स बचा चुका हूँ। जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी थी जिनकी, वो सिर्फ 18 मैंने आज तक हैंडल किए, 2 में डाइवोर्स हुआ है, 16 डाइवोर्स मैंने बचा दिए। लेकिन उसकी मेन अंडरस्टैंडिंग यही है कि सर पहले मुझे बदलना पड़ेगा, दूसरे को बदलने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। दुनिया में कोई किसी को बदलने की कोशिश ना करे तो उसकी एनर्जी और एफर्ट्स बचती है। सबसे पहले खुद चेंज कर लो, दुनिया चल के। प्यार इतना बड़ा टूल है सर, प्यार से बड़ा टूल इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे को तो आज तक जिस रिलेशनशिप में सर मैं जो लेना चाहा है मुझे मिला है इस प्यार से, और वो लीस्ट एक्सपेक्टेशन गैप। आपने सुना है ना, उम्मीदें जब हद से बढ़ती हैं तो शिकायतें बन जाती हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन गैप है सर। हम इतनी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा उन्हें या तो पूरी नहीं कर पाता सर, या हम उतनी उनकी नहीं पूरी कर रहे, तो वाइस वर्सा वो हमारी सुनते भी नहीं। तो ये तो आगे प्रॉब्लम बढ़ेगी सर, क्योंकि पहले यदि खुद को नहीं बदला तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे से बात करें तो आई डेफिनेटली आंसर स्पेसिफिकली। सर चंचल कुमार हैं, ये ऑडियो से क्वेश्चन करेंगे आपसे। चंचल जी, ऑडियो ऑन है। Hi, good evening, everyone. Umesh ji, is there any book, specific book you would like to refer for all these things? So that तो बहुत है, बुक तो बहुत है सर, बुक बहुत है। गूगल पे सब, गूगल पे बहुत कुछ भरा पड़ा है। लेकिन मैंने तो जो बातें कर रहा हूँ सर, वो मेरे पास उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, प्रैक्टिकल रिसर्चेज हैं, वर्कशॉप्स हैं। मैं तो वही बात जितनी मुझे पता है सर, मैं उतनी कर रहा हूँ उसके अंदर। बुक्स में बहुत मटेरियल बहुत है, आप समझना चाहें तो इसमें कोई, आप कहेंगे तो मैं कोई 2-4 रेफर भी कर दूंगा आपको। तो मैं, आप मेरे को एक मेल भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन इसमें उससे बुक से ज्यादा नहीं सर, खुद को पढ़ा जाए। एक बहुत, मतलब मेरे को उसके शेयर के वर्डिंग नहीं याद आ रहे, नहीं तो मैं सुनाता आपको कि मतलब वो कह रहा है तू अपने मन की सारी बातें मैं समझ तो लूं, अपनी किताब तो दे, यानी तू मेरे सामने खुल के बैठ तो सही। जी जी। तो सर जो एक हर केस भी यूनिक है ब्रदर, बात आप ये भी माने, हर केस किसी से मैच नहीं कर सकता, हर अंडरस्टैंडिंग किसी से मैच नहीं कर सकती। तो वो तो सर असली किताब तो आपने पढ़नी है। और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो शेयर करें। ये रिटर्न मटेरियल से मुझे नहीं लगता कि बहुत बेनिफिट होता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है, आई एग्री, लेकिन उसके बाद जो एप्लीकेशन आपने करना है, हाउ वाला जो पार्ट है, वो तो सवाल ही क्योंकि आपके आगे है ना, तो उसका सोल्यूशन आपसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता। जी, थैंक यू उमेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताना चाहेंगे उमेश जी, आज जो भी सेमिनार हमारा होता है उसमें 7:30 बजे, मतलब अल्टरनेटिव डे में आते हैं। नेक्स्ट उमेश जी का हमारा 7:30 बजे रहेगा सैटरडे को, और ये कंटिन्यू इनके 11 सेशन है, आज तीसरा सेशन था। तो रियली ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है, इसलिए हम कंटिन्यू चल रहे हैं इस पे। थैंक यू जी, थैंक यू सर। और आज जो फेसबुक पे हमें जो रिस्पांस मिला है, तो उससे तो सर कुछ अलग ही नजर आ रहा है कि सर इसका सेशन को हम तो उससे दोबारा स्टार्ट करने पड़े, जैसे रामायण स्टार्ट हुई थी। अरे क्या बात है सर, मेरी तो, आप मेरा तो जीवन ही सफल मानिए आप। मैंने तो इस तरह पूरी तरह डेडिकेटेड हूँ, जो लोग डिस्कस करें सर, मेरे लिए तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। थैंक यू चंचल जी। धर्म जी, एक 2 शब्द मैं भी बोलना चाहूंगा, इजाजत हो तो। जी सर। हाँ, कि उमेश जी ने जो रियली इतने अच्छी टॉपिक पे बात जो शुरू की आज, कि फाउंडेशन डिसाइड करती कि बिल्डिंग कितनी बुलंद होगी। तो बच्चों के लिए जो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये इन्होंने आज, इनका जो सबसे ज्यादा फोकस था कि भाई बच्चों को आप कैसे टेक केयर करो, और फैमिली से ही आगे आदमी ऊपर उठता है। तो उमेश जी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, जी सर, जी तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन असली चीज ये है कि हाउ डू यू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर योर चिल्ड्रन। सर फाउंडेशन मजबूत होगी तो हर तरह के डिस्टरबेंस आएंगे, झंझावत आएंगे, तूफान आएंगे, उसको वो फेस करने की कैपेबल होगा। और इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने जो छोटे छोटे एग्जांपल दिए कि बच्चों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की बजाय प्रेम कैसे पैदा किया जाए, तो हाउ डू वी रियली हैंडल। और ये क्या होता है, टेंडर एज के अंदर कोई चीज घुस जाती है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिमूव दैट। तो बहुत ही सुंदर था सर। और
अगले उसका हम इंतजार करेंगे। बहुत ही सुंदर। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सर, वेरी थैंक मच। यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर बाबूलाल जी, सर आपका धन्यवाद करते हैं। एंड नाउ विकास आनंद जी से बात करेंगे। विकास जी सर, गुड इवनिंग सर एवरीवन। गुड इवनिंग जी। नमस्ते सर, नमस्ते उमेश सर। आपका सर डेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा लगा, और जो टॉपिक आपने बताया, जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हैंडल करना, ऐसे हमारे जानकारी में बहुत लोग हैं जो बहुत जिद्दी, तो उसको हैंडल करने के लिए आपने बहुत ही अच्छा बताया, जो सेब का एग्जांपल, तो वो सर आगे मैं फॉलो भी करूंगा। और इससे अच्छा एग्जांपल कोई नहीं हो सकता कि लर्न करके फिर आगे भी अपने आप को पोलाइटली कैसे उसको डील करना है सर, वो चीज आपने बहुत अच्छी बताई सर। बहुत बढ़िया सर। और जो फाउंडेशन वाली बात अभी सर भी कह रहे थे, डॉक्टर साहब, और आप भी बता रहे थे सर कि फाउंडेशन अगर जैसे जो कि अगर एक बच्चा हुआ दूसरे बच्चा होता है तो उसके आपस में ईर्ष्या की भावना होती है। जब दोनों के रिस्पेक्ट सेम और दोनों को इम्पोर्टेंस सेम दिया जाएगा तो वह चीज कभी भी नहीं आएगी, और एक समय के बाद दोनों की अंडरस्टैंडिंग जब सेम हो जाएगी तब वह हमें भी उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे जितना उनको देना चाहिए था। इवन बड़ा बच्चा सर, ये आप इस स्टेज पे ला सकते हैं कि वो पूरी एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा बच्चा लेगा। ये हम करके दिखाते हैं इस बात को। तो मतलब ये थोड़ा सा बस आपका टाइमली और सुटेबल एक अरेंजमेंट की बात, जैसे वो बोलते हैं ना, वन स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वो वाली बात है कि किस मौके पे आपने छोटा सा डेंट उसको लगा दिया, वो उसको समझ आ गया उसके बाद। बिल्कुल जी सर। और वो आपने बताया ना जो कि पॉकेट में काजू हो तो काजू देंगे, टॉफी हो तो टॉफी, मतलब अच्छी चीजें हमारे अंदर होंगी तभी हम अच्छी चीजें दूसरे को दे सकते हैं। अगर अच्छी चीजें होंगी ही नहीं तो हम अगले को क्या देंगे, क्या उनको डिलीवर एक छोटा सा लूंगा कि जैसे जो सीमेंट का होता है ना, जो क्योरिंग टाइम यदि उसका सही है तो सीमेंट में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आपने जो टाइम का स्टिचिंग वाला हुआ, तो सीमेंट को यदि आपने क्योरिंग प्रॉपर कर दी तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। अदरवाइज क्या है कि आपने पैसा भी लगाया, सब कुछ लगाया, बट वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपका, मैं आज सेकंड डे ज्वाइन किया बट कंप्लीटली फुल अटेंशन के साथ ज्वाइन किया, बहुत कुछ सीखा सर। थैंक यू सर। थैंक यू विकास, थैंक यू आनंद जी सर। नाउ सीए अमन शाह फ्रॉम हल्द्वानी, सर कुछ कहना चाहेंगे? आप चल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है आवाज। हाँ राइट सर। सर सेशंस तो आपके मतलब बहुत लाजवाब, एकदम वेरी हार्ट टचिंग इन दिस, बट टुडे सेशन इज फॉर अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव मेरे लिए ज्यादा था। बल्कि सारे ही आपके लिए था मेरे हिसाब से तो ये। हाँ नहीं बिल्कुल मतलब रियल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। और वो किसी का तो टाइम चला गया, बट मेरे लिए ये था कि बिल्कुल ब्यूटीफुल सेशन सर, इट्स रियली लर्निंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सीए अमरनाथ जी तो हमारे सीए और की टीम से कुछ बोलेंगे भी और अपने फीडबैक भी देंगे। बिल्कुल 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 सर। सर नमस्कार सर। एंड सर आपका सेशन सच में सर बहुत लाजवाब होता है सर। आपका जो ये खजाना था बेसिकली, ये हमारे सीए और फाउंडेशन की साइट पे बिल्कुल हमारे पास आ गया है सर, और मैं आपकी आज्ञा से धर्म की अनुमति से इसको सर बांटना चाहूंगा आगे। बिल्कुल बांटो सर, ये है ही हमारा जीवन तब सफल होगा बेटे जब सबसे शेयर हो। सर ये आपके जो सारे शब्द है ना, इतने सारे मैं किसी को बता भी नहीं सकता, लेकिन ये जो चीजें हैं ना सर, हमारे पास टेक्नोलॉजी का ये जो एडवांटेज है सर, ये सब बहुत बढ़िया मिल गया हमारे को। नाउ इज टू मैक्सिमम पीपल सो दैट जिनको अटेंड नहीं कर पाए हैं, मेरे फ्रेंड जो मेरे दोस्त हैं, मैं उन सबको बांटना चाहूंगा सर आपकी इजाजत से। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल है जी, आप ही की चीजें। सर आप आते रहिए सर और इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहिए सर। थैंक यू जी, बिल्कुल 100%। थैंक यू सर। अरुण कुमार सर लाइन पे हैं सर। हेलो। हाँ, सीए अरुण कुमार जी है, एक्सजीएम फाइनेंस बीएचईएल सर, हमसे हमेशा जुड़ते हैं। आपका टॉपिक सर को बहुत अच्छा लगता है तो सर कुछ हमारे को एड्रेस करो सर। धर्म सिंह जी थैंक यू। एक्चुअली उमेश जी का थर्ड टाइम मैं सुन रहा हूँ और आज थोड़ा सा पेक्यूलियरिटी है, ही बिलोंग्स टू माय स्टेट ओनली। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने जो छोटा सा फाइंडिंग लिया, जो आपसे किया कि पहले थोड़ा हमने कोई डिस्कशन में लिसनर फर्स्ट, मतलब पहले सुनना चाहिए हमको, और गिव रेस्पेक्ट, एक्सेप्ट आइडिया, इवन नॉट एग्री टू। और आज थोड़ा सा पेक्यूलियरिटी है, ही बिलोंग्स टू माय स्टेट ओनली। जी जी।
the thing is this, sometimes we should give our weakness openly that others may like. अपनी अपनी तारीफ करना may not be better. तो आपके जो लेक्चर्स हैं बेसिकली अपनी लाइफ पर आजमाए हुए और गेन किए हुए हैं, किसी बुक से नहीं है जो आपने किसी को क्वेरी में बताया नहीं है जी, बिल्कुल अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है जी। बिल्कुल इसमें ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपीरियंस है जी जैसे आपसे कभी पर्सनली बैठ के बात है। जो चीज ट्रायल एरर से खुद गेन की हुई होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन का काम करती है। 100% एग्री, इट विल सूट लॉट ऑफ फैमिलीज टुडे इवन एंड इन फ्यूचर। लेट अस एक्सेप्ट दिस इन टोटल। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सर। नाउ आई कम टू सीए प्रवीण कुमार सिंघल जी, एक्स चेयरमैन नोएडा ब्रांच, तो वो भी कुछ अपने फीडबैक देंगे। अब उमेश जी का जो प्रोग्राम चल रहा है, हम कहते हैं दाल में तड़का लगाना, इनकी वजह से एक यूनिक प्रोग्राम चल रहा है हमारा। और जैसे मैंने अभी फोन करके फीडबैक्स लिए थे, अभी सीआरसी के एक मेंबर थे कमेटी के, उनसे भी बात हुई, उनका भी ये था कि आपने जो प्रोग्राम रखा है कि जो उमेश जी का प्रोग्राम है उनको भी काफी अच्छा लगा। अच्छा भाई, तो फीडबैक काफी अच्छे आ रहे हैं और इसकी वजह से हमारा जो बेस है ना मजबूत होता जा रहा है और आगे जो बिल्डिंग हमारी सी हो रखी है वो पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि बिल्डिंग काफी अच्छी बनकर आएगी जी। बिल्कुल जी, विश यू ऑल द बेस्ट सभी के लिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे हर प्रोग्राम में हमारे ऐसे चलते रहेंगे। बिल्कुल चलेंगे जी, बिल्कुल चलेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है संडे के कवि सम्मेलन के लिए पूरी तैयारी कीजिए। तैयारी है जी, पूरी तैयारी है। आप भी कुछ तैयार करके लेके आइए संडे को। बिल्कुल तैयारी है जी, बिल्कुल तैयारी है। प्रोग्राम हमारा सुपर डुपर हिट होना चाहिए। सुपर हिट सर। ओरा का मतलब तो सबको पता है, लेकिन ओरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जैसे पिलरों की जरूरत होती है सर। नहीं सर, मिलके देखो, ये तो टीम वर्क है सर, सारे लोग मिलके देखो कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक फ्रेटर्निटी के बेनिफिट का काम हो रहा है जी। हमने सर शुरू किया था सीए ओरा, लेकिन बाद में जब पता लगा कि सीए ओरा से काम नहीं है, ये तो सीए ओरा नहीं है, प्रोफेशनल ओरा है। और हमारे प्रोफेशन का ओरा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं है। जितने भी क्योंकि आज की डेट में जो क्राइसिस आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस कोरोना की वजह से, तो उसके लिए ओरा नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट ओरा की जरूरत है हमें, जो स्ट्रॉन्ग होगा। तो कंपनी सेक्रेटरी भी होंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट भी होंगे, लीगल भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, सबके ओरा की जरूरत है सर। तो हम कहते हैं आप जैसे ऐसे ओरा के अंदर जो उमेश जी जैसे हमारे को ये पर्सनैलिटी मिल जाएगी जो मोटिवेशनल, ये ओरा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, आपकी टीम के साथ है हमेशा, कोई बात ही नहीं है इसमें। बहुत आनंद। थैंक यू सर। और थैंक यू जी। ओरा टीम की तरफ से सर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी। बाबूलाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एमसीए अरुण कुमार जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं सर, आप डेली हमारे साथ एज ए हमारे क्लोज फ्रेंड की तरह कह सकते हो, जो हमारे फादर की तरह हमारे सामने आके हमारे को डायरेक्शन देते हैं। और उसके बाद हमारी सारी ऑडियंस, विकास जी, अमरनाथ जी, अमन जी, टीके सिंघल जी, ऑल पार्टिसिपेंट जो फेसबुक यूट्यूब से लाइव देख रहे हैं, उन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू जी, थैंक यू। और नेक्स्ट हम सैटरडे मिलेंगे और उमेश जी का सेशन 7:30 बजे का रहेगा। उससे पहले का सेशन अभी हम डिसाइड करेंगे। और संडे को 1 बजे 1 o'clock हम कवि सम्मेलन में आएंगे। इसमें हमारे चीफ गेस्ट सीए चरणजोत सिंह जी नंदा जी रहेंगे, हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर फ्रॉम आईसीआई, और उमेश जी रहेंगे। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी कवि की 2-2 लाइनें रखो, और उसके कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी जो सारे कह सकते हो कि वो पीके सिंघल जी ने उसका भार संभाला है, तो जो भी उसका क्रेडिट है वो सर अपने आप देखेंगे, डेबिट है या क्रेडिट है। सही बात है। सीए वाला को क्रेडिट ही मिलेगा, डेबिट सीए वाला का भी नहीं हो सकता, वो हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। और एक रिफ्रेशमेंट कह सकते हो कि संडे को हम पूरा रिफ्रेशमेंट करेंगे और अच्छे अलग तरीके से सोचेंगे सर। बहुत बढ़िया जी, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी वेबिनार्स तो सब ऑन हो चुके हैं, और रोज किसी टॉपिक पे वेबिनार्स हो जा रहे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, सब पक चुके हैं वेबिनार सुन के। तो कुछ नया भी होना चाहिए। 13 मई को हमारे साथ यूनाइटेड किंगडम से मैडम तनुश्रिया अग्रवाल, जो कि इंडियन कॉस्ट एंड वेल्थ काउंट की मेंबर भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है 2001 बैच की। तो वो लंदन से बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और 10,000 से ऊपर वो ट्रेनिंग भी दे चुकी है उस कंट्री में। और फाइनेंशियल क्राइसिस 98 और 2008 और ये जो हमारे जो आए थे अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं,
इस पे वो बहुत अच्छा डेलिब्रेशन कर रही है डिफरेंट कंट्रीज में। तो उनने हमारी रिक्वेस्ट भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, जो कि 13 तारीख को हमारे साथ इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 4 o'clock हमारे साथ वो अटैच रहेंगे। तो उनका जो रहेगा कि अब जो लीडरशिप है, इंडिया की लीडरशिप जो है हमारी कंट्री की तरफ, हमारी कंट्री की लीडरशिप कैसे रहेगी जो कि फॉरेन कंट्रियां इंडिया में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करनी चाहती है, और हमारे प्रोफेशन की उसके अंदर क्या क्या क्रेडिट, कैसे कैसे हमने काम करना है और कैसे हमने फॉरेन मार्केट से वर्चुअल ऑफिस में इंडिया के अंदर काम करना है, उसके लिए हमें मार्गदर्शन करेगी। तो हम लोग उसके लिए भी हम लोग सब जुड़ेंगे, तो सब मेहनत करके सर उस प्रोग्राम को भी हम अच्छा बनाना चाहेंगे सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय।